स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन वाला हो रहा है आपके लिए बाजार। थोड़ी सुस्ती थ्रू द डे हमने देखी है। जहां तक फ्रंटलाइन इंडेक्स का सवाल है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो एकदम फ्लैट कारोबार हो रहा है। हालांकि निचले स्तर से बैंक्स ने अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है, बट स्टॉक्स में भरपूर रोटेशन आपको होते हुए दिख रहा है। और नतीजों के रिपोर्टिंग के लिहाज से आज आखिरी दिन है। ढेरों कैश कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं और उस पर आप देख भी रहे हैं काफी बड़े बड़े रिएक्शंस भी आते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाला 1.5 घंटा पूरा एक्शन पैक्ड होने वाला है, स्पेशली नतीजों के लिहाज से। आइए सबसे पहले तो इस समय की बड़ी बातें क्या है वहां पर कर लेते हैं फोकस। 18,600 पर बाजार एकदम सपाट कारोबार करते हुए इस समय आपको दिख रहा है। कहीं जाने के मूड में है नहीं जहां तक इंडेक्स का सवाल है। नीचे से 150 अंक संभल कर बैंक निफ्टी भी अब आपको एकदम फ्लैट दिखेगा। 44,300 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी खरीदारी हो रही है तो उससे जरूर सहारा आपको मिलते हुए दिखेगा। इसके अलावा एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स यहां पर भी थोड़ा बहुत आपको सहारा बाजार को मिलते हुए दिख रहा है। तो हल्की खरीदारी इन काउंटर्स में भी दिख रही है। मेटल्स यहां पर 0.5% की गिरावट है। कल की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। फार्मा और रियल एस्टेट में भी थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। और पीएसयू बैंक्स में आज थोड़ा दबाव आपको आते हुए दिख रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं, बट पीएसयू बैंक्स में दबाव। बैंक निफ्टी है एकदम फ्लैट इस समय। और जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का बात है, डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर आपको 50 पॉइंट की तेजी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि यहां पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। 125 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में मिला जुला कारोबार है। वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार ट्रेड के लिए तैयार है। तो डाउ में तो आपको मूव ठीक ठाक दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आज बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखा रहे हैं। तो थोड़ा एक्शन वहां से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। और हमारे बाजार की भी अगर आप बात करें, थोड़ा रोटेशन आपको स्टॉक मूवमेंट में दिख रहा है। कुछ सेक्टर्स जहां पे 1-2 दिन से मुनाफा वसूली थी, वो आज एक्शन में आ रहे हैं। तो कल थोड़ी आईटी में मुनाफा वसूली देखी थी। एंड ऑफ ट्रेड थोड़े खरीदारी के आंकड़े दिखे थे। आज देखिए आईटी की तरफ से लीडरशिप भी आपको आती दिख रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी टॉप गेनर है इस समय जहां तक निफ्टी का सवाल है। नंबर्स भी आ रहे हैं, उस पर भी करेंगे फोकस। एक्शन है तैयार। आने वाले 90 मिनट काफी एक्शन पैक्ड रह सकते हैं। अनिल जी भी हैं हमारे साथ तैयार बाजार पर बात करने के लिए। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। लग रहा है आज शाम अमेरिका में कुछ हो सकता है, क्योंकि एक तो डेट डील के बाद वो रिएक्ट करेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए सर 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में भी तेजी बनी हुई है। हमारे बाजार इंडेक्स पर कहीं नहीं गए, बट स्टॉक्स में बढ़िया रोटेशन चल रहा है सर। एब्सोल्युटली। तो रोज हर चीज बढ़े वो जरूरी भी नहीं। एग्जैक्टली। बढ़िया है बाजार, कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट क्लास। पहले सपोर्ट लेवल पे ही रुक गए, गिरे तो है ही नहीं। 18,575 कोई कमजोर होना ही नहीं होता, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 44,200 कल के लो के नीचे गया नहीं है। निफ्टी कल के लो के आसपास, कल लो था 18,581 का। 6 पॉइंट को कोई आप ऐसा मानेंगे नहीं, करेक्ट। कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर निकले, 18,662 के आसपास गए हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी वही 44,415 के आसपास। तो आई थिंक मार्केट ठीक है, बढ़िया तेजी हो चुकी है। आज अमेरिका से भी संकेत ठीक ही हैं। कल वोटिंग होनी है, कर संकट को लेकर जो भी सॉल्यूशन हो रहा है, जो उस पर वोटिंग कल होगी। बट उससे पहले मुझे लगता है कि 3 दिन की छुट्टी के बाद आज अमेरिका के बाजार खुलेंगे तो थोड़े मजबूत रहने चाहिए। और उसकी मजबूती की वजह दीप ये है कि फ्राइडे, शुक्रवार को जब अमेरिका के बाजार बंद हुए, उसके बाद वोटिंग का जो प्रॉब्लम था वो बाद में खत्म हुआ। उसका ऐलान बाद में आया। उसके बाद से अभी तक अमेरिका ने ट्रेड नहीं किया। अब वो अलग बात है, 3 दिन के बाद थोड़ा वो उत्साह तो कम हो जाता है, लेकिन अच्छी खबर तो अच्छी खबर है ही, अच्छी खबर है। तो बढ़ने के चांसेस अमेरिकी बाजारों में आज रात ज्यादा है घटने के बजाय। और हम ऐसी कोई खास तेज दौड़ लगा नहीं रहे। और पिछले कुछ समय में डाउ फ्यूचर धीमे धीमे मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना व्यू बहुत क्लियर है, तेजी की तरफ ध्यान रखना है। डिप मिले तो खरीदना है। बहुत कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ जाए तो वहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो करके वापस नीचे खड़े हो जाओ। लेकिन कोई इंडेक्स लेवल पे ज्यादा आपको ऐसा कहीं भी आप प्रॉफिट बुक करें तो 50 पॉइंट नीचे काटने में पसीना आ जाता है, मिलता ही नहीं ना। करेक्ट। तो इसलिए अभी जितने भी इवन ऑप्शन राइटर भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉल बेचकर पैसा कमाना चाहता है तो वो एक ही चीज पे भरोसा करे कि भाई ये टाइम वाइज प्रीमियम कम होगी, उसी का फायदा है। बाकी व्यू वाइज आपको बहुत मंदी करके पैसा बन रहा हो वैसा दिखता नहीं है। सो आई थिंक व्यू तेजी की तरफ रखें, बने रहें। स्टॉक्स पर थोड़ा फोकस कर लें, अच्छे स्टॉक्स में जहां मूवमेंट आने की तैयारी है, जो सेक्टर्स चल रहे हैं उन्हें पकड़ के। फॉर एग्जाम्पल आज का सेक्टर आपका सीमेंट हो गया। MS धोनी की वजह से सीमेंट सेक्टर बहुत तेजी से चल रहा है। अब ये तेजी के मार्केट को बहाना चाहिए, किसी न किसी वजह से ऐसे फिर आ जाते हैं। करेक्ट। हाँ, तो आज तो इंडिया सीमेंट की वजह से ही चल रहा है ना। हाँ। तो बस ठीक है, धोनी साहब की वजह से आज सीमेंट सेक्टर में तेजी है। जो लोग सोच रहे ये क्या कनेक्शन है, तो इंडिया सीमेंट के प्रोमोटर जो है वो
टीवीएस ग्रुप है, सॉरी माफ कीजिए, श्रीनिवासन साहब है, और इंडिया सीमेंट के पास इनकी होल्डिंग भी है। आई थिंक धोनी डायरेक्टर भी है कंपनी में, कुछ तो उनकी होल्डिंग भी है, मतलब कुछ डेजिग्नेशन है उनकी विद इन इंडिया सीमेंट्स। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। ऐसा मत बोलो, 2-4% और बढ़ जाएगा। तो चलिए, कुल मिलाकर आप सेक्टर ढूंढते रहें, चर्निंग करते रहें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बने रहें, वहीं पर मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए। आई थिंक वीपी मार्केटिंग या कुछ ऐसे हैं उनकी डेजिग्नेशन इंडिया सीमेंट्स में। जो उनका बॉस होगा कितना खुश होता है, देखो धोनी मेरे नीचे काम करते हैं, हालांकि बोल भी नहीं पाता होगा ऐसे। हाँ, मीटिंग में कैसा होगा, लेकिन फील तो अच्छा करता होगा। मतलब फिर कैसे सभ्य भाषा में, यू नो, धोनी रिपोर्ट्स इनटू मी। तो अप्रेजल टाइम पे बात भी यही होती होगी बॉस के साथ। मेरे ख्याल से सबसे अमीर क्रिकेटर्स में है। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन में, ग्लोबली भी स्पोर्ट्स पर्सन में वन ऑफ द रिचेस्ट है। एब्सोल्युटली सर, विदाउट अ डाउट। वो ब्रांड वैल्यू सर अलग है उनकी। तो चलिए, हाँ, माही नहीं, मिडास टच। एब्सोल्युटली ट्रॉफी के 5वें विनर थे। yes. 5वीं बार जिता है उन्होंने इस ट्रॉफी का। आइए बढ़ते आगे, कुछ नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। लक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मुनाफा काफी तेजी से घटकर आया, आधा हो गया मुनाफा, 74 करोड़ का मुनाफा 31 करोड़ हो गया। इसलिए आप स्टॉक पर भी थोड़ा इस समय रिएक्शन देख रहे हैं। 1.5% की कमजोरी आपको लक्स इंडस्ट्रीज में दिख रही है। पेज इंडस्ट्रीज के हमने देखे ही थे, कमजोर नतीजे आए थे। लक्स इंडस्ट्रीज भी ऑन द फेस ऑफ इट एटलीस्ट मुनाफे में तो बड़ा कट है। कामकाजी मुनाफा 107 करोड़ से घटकर 42 करोड़ गया, तो बेहद खराब नंबर्स दिख रहे हैं जहां तक लक्स इंडस्ट्रीज का सवाल है। मार्जिन्स 18.2% के घटकर 6% रह गए हैं, तो बड़ा कट आया है जहां तक लक्स इंडस्ट्रीज का सवाल है। कामकाजी तौर पर भी बड़ा कट आया है, 107 का सिर्फ 42 करोड़ कामकाजी मुनाफा रह गया है। मार्जिन्स में शार्प फॉल आया है। आय हालांकि बढ़कर आई है, ये सरप्राइजिंग है। 585 करोड़ से आय बढ़कर 708 करोड़ की आई है, बट मुनाफे में आपने बड़ा कट देखा, आधे हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा आधे से भी ज्यादा गिरकर आया और मार्जिन्स में भी बड़ा कट आया है, और इसलिए आप लक्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर इस समय रिएक्शन भी देख रहे हैं। पेज इंडस्ट्रीज के हमने देखे थे बेहद खराब नतीजे थे, अब लक्स इंडस्ट्रीज के भी खराब ही नतीजे आ रहे हैं। आइए फिर जान लेते हैं और कौन से नतीजे आज आ चुके हैं अरमान के साथ, और फिर नुपुर से बात करेंगे ट्रिगर्स के बारे में। अरमान बताइए, नतीजे आज आखिरी दिन है, कौन कौन से नंबर्स अब तक आ चुके हैं और कौन सी खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ नतीजे हैं जिसमें सबसे पहले लैंडमार्क कार्स के नतीजे हैं, जहां पर मुनाफे में आपको 28% का उछाल दिखेगा। आय भी लगभग 18% के आसपास जो है बढ़कर आती हुई दिखी है। और अगर आप देखें, मार्जिन्स हालांकि थोड़े बहुत गिर कर आए हैं, 7.18% से गिरकर 7.12% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पनामा पेट्रोकेम, यहाँ पर मुनाफे में 9% के आसपास की गिरावट है। आय लगभग फ्लैट ही रही है, मार्जिन्स में थोड़ी कट होती है, 13.6% से गिरकर 12.9%, लगभग 13% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हेरनबा इंडस्ट्रीज, मुनाफे में लगभग 67% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी है, और मार्जिन्स में क्योंकि बड़ा कट है, 17.8% से गिरकर लगभग 8.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आय की हालांकि बात करें तो वहाँ पर 26% के आसपास की गिरावट है। खबरों में एनएमडीसी, जहाँ पर रिपोर्ट है कि आयरन ओर की कीमतों में लगभग 450 प्रति टन की जो है कटौती की गई है। सन फार्मा, इन्होंने फेलिगोन के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन करार किया है। ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक कैंसर के लिए जो एक दवा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करार किया है। प्रेस्टीज स्टेट, यहाँ पर प्रेस्टीज बीकेसी रियल्टर्स ने बाकी बची जो हिस्सेदारी 50% जो बची हुई हिस्सेदारी है वो खरीदेंगे, और लगभग 980 करोड़ के आसपास में जो है ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। इन्फोसिस की बात करें, यहाँ पर इन्होंने एक रोलैंड सर्वे के साथ जो है उन्होंने ये साथ करार किया है, और ये करार टेनिस इकोसिस्टम के लिए एआई आधारित सेवाएं जो प्रोवाइड करने के लिए करार किया है। और गो फर्स्ट ने सभी उड़ानें 4 जून तक जो है रद्द कर दी हैं। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स 1% इक्विटी के आसपास के सौदे हुए हैं, लगभग 49 लाख शेयर्स। कल्पतरू पावर लगभग 6.3% इक्विटी, और अगर अंत में आईआरएफसी की बात करें 12 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। तो कुछ बड़े सौदे हुए हैं, कुछ नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, इस पर भी देखिए नंबर्स आपके सामने आए हैं। आय घटकर आई है, 300 करोड़ से घटकर सिर्फ 270 करोड़ की इनकी आय रह गई है, तो वहां पर आपने गिरावट आती हुई देखी है। थोड़ा ऑपरेशनल फ्रंट पर भी यहाँ पर आपको प्रेशर आते हुए दिखा है। मुनाफा 13 करोड़ से घटकर सिर्फ 1.5 करोड़ रह गए हैं, तो बेहद खराब नंबर्स दिख रहे हैं एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, और स्टॉक पर भी आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। आय में तो गिरावट है, बट मुनाफा देखिए काफी तेजी से घटता हुआ आपको दिखाई, बड़ी गिरावट, 13 करोड़ से घटकर सिर्फ 1.5 करोड़ का रह गया है। आइए बात करते हैं
आने वाले कुछ ट्रिगर्स के लिए भी नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर करना है फोकस? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। रिजल्ट्स भी कुछ पेंडिंग है निफ्टी की तरफ से। अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आज आने वाले, तो ये स्टॉक फोकस में। साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स, एफएनओ से देखें तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के आज नतीजे आते नजर आएंगे, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। नतीजों के साथ कंपनी फंड जुटाने पर भी विचार करने वाली है, तो ये इस दोनों ही इवेंट पे आज नजर रहने वाली है। बार्मर लॉरी जहाँ पे बोर्ड बैठक के नतीजों के साथ शेयर बायबैक और बोनस इशू पर विचार करेगा बोर्ड, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। ग्लोबल से आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। यूएसए की बात तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मई के महीने का डेटा आते दिखेगा। साथ ही साथ हाउस प्राइस इंडेक्स जो मार्च के महीने का है वो भी आज आने वाला है, तो उसका रिएक्शन भी आज आपको नजर आएगा बाजार में। कल की बात करें तो इंडिया का क्वार्टर 4 का जीडीपी डेटा आने वाला है, तो यहाँ पर नजर रहेगी। साथ ही साथ आरबीआई मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिव्यू भी करने वाले, तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। वेदांता जहाँ पे जो कंपनी के चेयरमैन साहब है अनिल अग्रवाल जी, वो शेयर होल्डर से बात करेंगे 3 बजे, तो यहाँ पर भी नजर आएगी। वेदांता स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। एमएससीआई के जो बदलाव है वो कल की क्लोजिंग से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंक्लूजन में मैक्स हेल्थ के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोना, बीएलडब्ल्यू है, और जो बाहर जाने वाले स्टॉक्स है वो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल और इंडस टावर है, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे एमएससीआई के बदलाव के चलते। साथ ही साथ एसबीआई जहाँ पे डिविडेंड की एक्स डेट है, 11 रुपये का एडजस्टमेंट आपको स्टॉक प्राइस में कल के दिन नजर आएगा। साथ ही साथ मैक्रोटेक डेवलपर्स जहाँ पे बोनस इशू है 1:1 का, उसकी भी एक्स डेट है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। और कल ग्लोबल से ईसीबी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू जो रिपोर्ट है जो साल में 2 बार आती है, वो भी कल आने वाली है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। गुरुवार के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तो इस मंथ का स्टार्ट है 1 जून। साथ ही साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू होंगे, और 5 पीएसयू बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके लिए भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आप कर रही है प्ले? यस सर, कर देती हूँ, आप बोलो तो। मेरे ख्याल से नहीं करना। नहीं देखो, आप तो हो सकता है वो काम कर लेंगी। कौन सा, किसके लिए? डिप्टी गवर्नर। हाँ, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का काम आप तो शायद कर लेंगे, आपका काम वो नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए आप छोड़ दीजिए इस बात। नेक्स्ट बताइए। अरमान को भरोसा नहीं हो रहा है? अरमान नहीं हो रहा, देखिए बोल भी रहे नहीं। जी बताइए। बिल्कुल, 5 पीएसयू बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, से दोनों ही इवेंट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्पाइस जेट जहाँ पे इंसॉल्वेंसी मामले पर एनसीएलटी की सुनवाई होने वाली है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। एक स्टेट है श्री सीमेंट की जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 55 रुपए का, तो ये आपको एडजस्टमेंट नजर आएगा गुरुवार के दिन। और ग्लोबल से यूएसए से जॉब्स का डेटा आने वाला है मई के महीने का। साथ ही साथ यूरोप से इन्फ्लेशन का डेटा आते दिखेगा मई के महीने का, तो ये दोनों ही इवेंट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल से भी। ओके, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और नंबर्स के लिए तो खैर आज आखिरी दिन है, बट और एक्शन आपको बाजार में भरपूर आते हुए दिख रहा है। आइए फिर इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ शो में। बिल्कुल किया जाए सबका स्वागत, और स्वागत होगा बिगुल के साथ। सबसे पहले वागले साहब, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, एबी कैपिटल में एक ब्रेकआउट आया है। ए 170 का करंट भाव है, इसको बाय करके चलना है। ये मल्टीपल टॉप्स इसने क्लियर किया है। 175 का पहला टारगेट, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो, पोजिशनल हो 1 से 2 दिनों के लिए, तो ये 180 तक भी जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 168 का होना चाहिए। लगभग एक 3-3.25 रुपए की रिस्क होगी। 180 तक अगर वेट करते हो तो 9 रुपए का रिवॉर्ड होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एबी कैपिटल पर। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 202 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, जिसका सिंबल है ABFRL। ABFRL के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहा है। स्टॉक पिछले 5 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, और पिछले 3 दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है, यानी रिसेंट के स्विंग हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ABFRL के अंदर यहां से एक बढ़िया जंप, एक बढ़िया बाउंस
ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने खरीदारी करा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आदित्य बिरला फैशन रिटेल में। ये स्टॉक अभी यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 198 199 के पास है, तो 198 का स्टॉप लॉस लगा के एबीएफआरएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 198 का स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 210 का इसका पहला टारगेट होगा, 214 का इसका दूसरा टारगेट होगा। कुछ ही दिनों में लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें 210 214 के टारगेट्स के लिए 198 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है राय आपके लिए ABFRL। यहाँ पर खरीदारी करने की 203 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। हिमांशु जी भी तैयार है, बिगुल पे तैयार है। हिमांशु जी थोड़ी देर लेंगे बिगुल के लिए, हम थोड़ी देर में उनके पास जाएंगे। फिलहाल तब तक बाजार मजबूत होकर और तेजी से आगे बढ़ते हैं। अनिल जी कुछ ब्रेकआउट्स आ रहे हैं सर, आपको याद है PFC REC की आपने बात करी थी 2 दिन पहले और कहा था कि यूजुअली स्टॉक्स लीडरशिप नहीं दिखाते हैं, वरना ये स्टॉक ऑफ द डे के कैंडिडेट्स भी हो सकते थे। आज ब्रेकआउट आ रहा है सर, पावर स्टॉक्स में एक्चुअली सुबह से मूव आ रही है। NHPC के हमने दमदार नतीजे देखे, NTPC पर हमने देखा, आज सुबह कॉल भी आया था, चार्ट कॉर्नर का पहला कॉल था ओपनिंग के बाद। टाटा पावर की बात हो रही थी अविनाश जी के साथ। अब PFC देखिए, इस पर भी एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। तो ये पावर से जुड़े स्टॉक्स जो है यहाँ पर थोड़ा एक्शन अच्छा आपको होते हुए दिख रहा है। शरद अवस्थी साहब भी हैं हमारे साथ, एक बार उनसे भी बात की जाए। शरद सर गुड आफ्टरनून। पावर सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स अच्छा एक्शन हो रहा है। NHPC के हमने दमदार नतीजे भी आते हुए देखे थे सर, क्या चल रहा है यहाँ पर जरा देखिए। 3% ऊपर इस समय PFC दिख रहा है सर। देखिए NHPC में तो लॉन्ग टर्म काफ़ी पॉजिटिव है। हाइड्रो पावर थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन होता है तो वो प्रॉब्लम है। अगर डिटेल में देखा जाए तो अभी करीब 7,500 7,500 मेगावाट उनकी कैपेसिटी है और अगले उनकी जो कैपेक्स है उसमें वो करीब उसको 22,000 23,000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। 7-8 हज़ार अंडर प्रोसेस है और 7-8 हज़ार के और क्लियरेंसेज आना बाकी है मेगावाट के। प्लस सरकार ये भी बात कर रही है कि सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को एक ही कंपनी के अंदर हाउस करेंगे, तो वो भी NHPC के लिए काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है हाइड्रो पावर का जो प्रोबेबली इन्हीं के पास आएगा, बट लॉन्ग जेस्टेशन रहता है। तो अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो मुझे लगता है NHPC एक बढ़िया बैठे इन लेवल से। 5-7 सालों में काफ़ी बढ़िया है, आपको यहाँ से 2-3 गुना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी स्टॉक्स में PFC REC अभी भी हालांकि रनअप बहुत आ गया है, लेकिन जिस तरीके की इंप्रूवमेंट की डिस्कॉम्स के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, इनके पास पेमेंट्स आ रहे हैं, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में जैसा फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट बड़ी आने वाली है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिवली प्लेस हो रही हैं। और अभी भी आप अगर देखें तो ये शायद प्राइस टू बुक पे 0.5 0.6 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर बहुत यूफोरिक नहीं होता है और सिर्फ वन टाइम भी ट्रेड होता है तो भी यहाँ से अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की जगह बचती है इन स्टॉक्स में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग हो सकती है। NTPC में मुझे लगता है एटलीस्ट 70-80% ऑफ द रनअप हो गया है। अब अगर वो जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली स्पेस है उसमें कोई डीमर्जर वगैरह करके लिस्टिंग की कोई नई अच्छी बात आती है तो और डेवलपमेंट होगी। वैसे हमारा लक्ष्य करीब 180-185 रुपये का है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे पावर स्टॉक्स में एक्शन भरपूर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ तो हो रहा है पावर शेयरों में। वैसे एक चीज है दीप, ये बात तो पक्की है कि पावर की कंजम्पशन तो बढ़ गई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब पिछले साल के हर साल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा एसी चलाना पड़ रहा है ना? यस, होता है आपके साथ? अरे सर इस बार तो और बुरा हाल हो गया है ना। मतलब अब तो मतलब ऐसा कि पहले जितनी देर चलाते थे अब उतनी देर बंद रखते हैं। फर्क इतना ही है ना? वैसा हाल पहले। हाँ, बहुत ही जरूरत पड़ रही है और लंबी जरूरत पड़ रही है। आइए, तो इसी से जुड़ा हुआ कामकाज करने वाली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी वी गार्ड, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आए नंबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, किस तरह के नंबर आते हुए दिख रहे हैं वी गार्ड के। 90 करोड़ से मुनाफा घटकर 53 करोड़, क्या बात है। ओके, मुनाफा लगभग 40% घटा है। आय बढ़ी है 1059 करोड़ से 1140 करोड़, तो आय तो बढ़ गई, मुनाफा हुआ है कम। क्यों हुआ है कम? कामकाजी मुनाफा कम हुआ है, कोई वन ऑफ ऐसे एक्सेप्शनल आइटम में देखते हैं। 113 करोड़ से घटकर 99 करोड़, यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पर भी रिजल्ट थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन भी घट कर आए, 10.6% के 8.6% हो गए। तो रेवेन्यू बढ़कर आए, टॉप लाइन अच्छी है, 7.5% की ग्रोथ है, बट मुनाफा 41% घटा है, कामकाजी मुनाफा 13% घटा है और मार्जिन्स भी आपके 2% कम हो गए, 10.6 के सिर्फ 8.6 रह गए हैं। स्टॉक पर भी आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। एक बार कुणाल जी से जरा चार्ट पर राय भी ली जाए। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार देखें सर वी गार्ड का चार्ट इस समय 1.5% नीचे, 3-4 नंबर जो पिछले 5-10 मिनट में आए सारे ही कमजोर दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। वी गार्ड बताएं सर।
देखिए दीपांशु, पिछले कई दिनों से हम इसमें एक सीमित दायरे का कारोबार देख रहे हैं और बहुत कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मूव अभी आपको तुरंत आते हुए दिखेगा। एक बड़ा सपोर्ट है 240 के आसपास और ऊपर 260 पर रेजिस्टेंस है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, दूर रहें स्टॉक से। और इतने अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करने की मेरी रणनीति। ओके, वेट एंड वॉच की राय रहेगी जहां तक वी गार्ड का सवाल है। देखते हैं, नंबर्स कुछ ज़्यादा खास इस पर आपको आते हुए दिखे नहीं हैं। एक दो और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़ा मूवमेंट इस समय बनते हुए दिख रहा है, वहीं पर एक बार फोकस कर लेते हैं। आज एमसीएक्स में भी एक बार फिर से अच्छी मूव आ रही है, 4% ऊपर एमसीएक्स का काउंटर ट्रेड भी कर रहा है। हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा एमसीएक्स का चार्ट देखें, डेज हाई पर है, 4% ऊपर। कोई राय इस चार्ट पे? गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, ऐसा लगता है कि स्टॉक ने शायद अपनी जो करेक्शन थी वो पूरी कर ली है। नंबर्स के बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था, उस दिन के बाद यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो सप्लाई थी वो स्टॉक ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है और 1400 रुपए के ऊपर यहाँ पर फ्रेश, मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट नियर टर्म में पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक 1500 रुपए तक भी जा सकता है, 1500 से 1520 रुपए के आसपास का। तो अगर कोई डिप मिलता है यहाँ पर लगभग 1415 1420 रुपए के आसपास, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है और 1390 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। परफेक्ट। तो एमसीएक्स है वो स्टॉक जो कमजोर नतीजों के बाद जिस दिन गिरा वो गिरा, उसके बाद वापस पीछे मुड़कर नहीं दिखा, एक तरफा तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफा तेजी होती दिख रही है यात्रियों में, पैसेंजर्स में जो हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन हवाई यात्रा करने का कितना फायदा हो रहा है, किन कंपनियों को हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ है तैयार। अरमान बताइए, छोटे छोटे शहरों में खूब एयरपोर्ट एक्शन में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जब से पेंडेमिक के बाद से एकदम अच्छा खासा स्पॉट आता हुआ दिखा है। क्योंकि क्या हुआ क्या ऐसा पेंडेमिक में, मतलब किसी को घर पे पकड़ के बिठा दे तो बदले की भावना में घूमेंगे हवा में? नहीं सर, ये पेंडेमिक के टाइम पे ज्यादातर सब लॉन्ग जर्नी जो अवॉइड कर रहे थे, तो जनरली सबने धीरे धीरे प्रीफर करने लगे कि वो ऐसा ही कि एक बार उनको चस्का लगा दिया उस चीज का और फिर अब प्राइसेस भी थोड़ी कम होती गई, तो फिर अब वो रेगुलर उसको यूज करने में। तो बताइए क्या 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 डिटेल्स हैं? यस सर, पेंडेमिक के बाद से जैसा कि आपने कहा कि जो छोटे एयरपोर्ट्स है यहाँ पर रेगुलर जो है इनफ्लो बढ़िया होता जा रहा है। अगर आप देखें पहले FY18 में जहाँ तक 29 एयरपोर्ट्स ऐसे थे जहाँ अगर आप पूरे साल का अगर आप देखें, पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा जो है वहाँ पर ट्रैफिक, 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक होता था। FY18 में कितने 29 एयरपोर्ट्स थे। अब अभी अगर आप बात करें FY23 में, ये जो एयरपोर्ट्स हैं जिनकी संख्या जहाँ पे एनुअल जो ट्रेवल करने वाले हैं वो लगभग 1 लाख से कहीं ज़्यादा है, वो 29 से बढ़कर 52 ऐसे हो गए हैं एयरपोर्ट्स जहाँ पर आपको एनुअली अगर आप देखें पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 1 लाख से भी ज़्यादा आता हुआ दिखा है। और इसमें अगर आप देखें सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसका भी कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं अगर कुछ नाम्स बताऊं तो जिसमें दरभंगा है, जहां पर FY18 में तो लगभग कुछ था ही नहीं वहां पर। अब यहाँ पर FY23 की बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पर पैसेंजर्स आते हुए दिखे हैं। प्रयागराज वहाँ पर 0.5 थे, तो यहाँ पर भी बढ़ के लगभग 6 लाख के आसपास आते हुए दिखे हैं। कोल्हापुर देख लीजिए, शिलोंग देख लीजिए, गया देख लीजिए, हुबली देख लीजिए, सभी जगह जहाँ पर 1 लाख से कंपेरेटिवली काफ़ी कम थे वहाँ पे आपको कहीं ज़्यादा जो है 1 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स आते हुए दिखे हैं। और अगर अब इन कंपनियों पे फोकस किस कंपनियों पे रखना है, आपको ड्रीम फोक्स ले लीजिए, इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पर आपको रेगुलर फ्लो रखना है क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो इसी जो एयरपोर्ट के जो पैसेंजर्स ट्रैफिक से है उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप बात करें ड्रीम फोक्स की, इसी समय के दौरान FY18 से FY23 की मैं बात कर रहा हूं, तो ड्रीम फोक्स सर्विसेज का जो आय है 166 करोड़ से बढ़कर 773 करोड़ होती हुई दिखी, लगभग 5 गुना के आसपास। वहीं इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर भी देखेंगे तो लगभग 4 गुना जो है इनकी आय बढ़ती हुई दिखी। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफा ड्रीम फोक्स सर्विसेज का जो सिर्फ 12 करोड़ था FY18 में, वो बढ़ के FY23 में 73 करोड़ हो गया। इजी ट्रिप प्लानर्स तो नॉट प्रॉफिट नो लॉस पे था, जीरो था इनका FY18 में, वो 147 करोड़ आ गया प्रॉफिट। तो लगातार ये जो छोटे शहरों में जितना भी एयरपोर्ट्स का पैसेंजर बढ़ रहा है उनसे इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक चीज बताओ भाई साहब, आप जब इतनी रिसर्च लेके आए हो और सबका प्रॉफिट बढ़ रहा कर रहे हो आप, और आप ये भी कह रहे हो कि एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं है, बराबर, तो GMR एयरपोर्ट का क्या हाल है? इनकी क्यों नहीं चल रही? इनका नंबर इतना खराब कैसा है? इसको क्या समस्या है? ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट खराब है, मतलब मुनाफा खराब है, घाटा बढ़कर है, घाटा बढ़ रहा है, घाटा बढ़कर है। ये कब कमाएंगे? सर ये सेकंड पार्ट रिसर्च सेकंड पार्ट में सर इसके बाद ये वाली रिसर्च करके, अच्छा इसके बाद करेंगे। ओके, ओहो, ठीक है। तो ये बड़ी मतलब अभी भी पहेली बनी हुई है। यस,
कि 3 गुना बढ़कर आया घाटा, ऐसा नहीं कि कम, मतलब ठीक है घाटा बढ़ गया, 3 गुना बढ़कर आया घाटा। हाँ मतलब कुछ तो हमने देखा है एयरपोर्ट पे लंबी लंबी लाइनें लग रही है। ये तो आजकल भला और डीजी यात्रा का ये बढ़िया काम हो गया है। हाँ सर, डीजी यात्रा में फेस स्कैनिंग करके सीधा, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब फटाफट आप अंदर आराम से एंट्री कर लो, टेंशन नहीं है, और अपना काम खुद ही कर लो, अपलोड किया कराया। अच्छा उसमें आजकल एक बढ़िया एक फैसिलिटी, आप डिजी लॉकर की सुविधा यूज करते कि नहीं करते? अभी तक नहीं किया बट करना चाहिए। आप कर रहे हैं? मैंने करना शुरू कर दिया। हाईटेक। अरे वाह, ट्रेंड सेटर। हाँ तो डिजी लॉकर से क्या सीधा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपको लिंक करना हो कर दिया, रेडी रहता है आपका वो हो गया बहुत आराम से। मतलब टाइम बचता है। हाँ मैंने अभी इस वीकेंड पे यूज किया। अच्छा पहले एक बार किया था, मजा आया। फिर बात क्या होता है कि ठीक है लाइन कम होती तो अपने वाले, लेकिन देखा कि डिजी यात्रा बेस्ट है यूज करनी। बहुत बढ़िया है। मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन टच, आराम से कट आप निकल गए, बढ़िया काम हो जाता है। सीधा सिक्योरिटी पे, सीधा सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया, ये बेस्ट है। हाँ। तो चलिए आप भी जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए उतना बढ़िया, लेकिन अरमान बता नहीं पा रहे हैं कि GMR एयरपोर्ट के नंबर्स क्यों खराब है। अरमान इससे हमें निराशा हुई लेकिन अच्छे नंबर्स डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं, एयर ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, कर रहा है, उसका फ़ायदा मिला है पूरा ड्रीम फॉक्स को, फ़ायदा मिला है इजी ट्रिप प्लानर्स को। ये आपके लिए एक बार जरा शरद जी से भी राय लिया जाए। शरद जी जो अच्छे उन पे भी राय दीजिए, जो खराब है GMR टाइप उस पर भी राय दीजिए। देखिए ये डेवलपमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव है कि जो छोटे एयरपोर्ट्स में एडिशनल वॉल्यूम वगैरह आ रहा है, और मेरे हिसाब से ये एक अनटैप्ड पोटेंशियल था जो इस गवर्नमेंट ने फोकस किया है छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बनाने का, क्योंकि पर कैपिटा इनकम या जो एफ्लुएंट क्लास है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है उन लोगों की, काफ़ी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। आप भी इतनी सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ का रिस्पॉन्स और क्राउड देख के आपको भी आइडिया लगता होगा, और ज़्यादातर ऐसी जगह पे एयरपोर्ट्स नहीं थे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इजी ट्रिप प्लानर्स वगैरह तो मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट ड्रीम फोक्स मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहना चाहिए ड्रीम फोक्स के लिए। अगर मुझे एक काउंटर चुकना हो तो मुझे लगता है ड्रीम फोक्स काफ़ी बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में इस बेनिफिट से, क्योंकि एयरपोर्ट में आजकल शायद फूड कोर्ट से ज़्यादा लाइन ये इनका जो स्पेशल डाइनिंग वाला वो है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी मैं उस दिन दिल्ली भी गया था तो वही प्रॉब्लम थी, वहाँ लाइन ज़्यादा थी, तो इंस्पाइट ऑफ फैसिलिटी होते हुए आप वहाँ नहीं जाते, फूड कोर्ट ही खाली मिलता आपको। तो इनकी सर्विसेज, इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, क्रेडिट कार्ड भी ग्रेजुअली और बढ़ ही रहे हैं, तो उससे भी इनको फ़ायदा होना चाहिए। तो यूजेज ड्रीम फोक को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए कंपैरेटिवली। इजी ट्रिप थोड़ा सा महंगा है, और GMR मेरे को लगता है वही है कि एक एयरपोर्ट है, लैविश एयरपोर्ट है, बड़ी फैसिलिटी है। पिछले 10-12 क्वार्टर्स में शायद पिछला क्वार्टर खाली था जब कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था, तो यूजुअली मैं अवॉइड ही करता हूँ जब तक कंपनी प्रॉफिट्स ना रिपोर्ट करे कंसिस्टेंटली। तो GMR अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ कुछ स्टोरीज इनडायरेक्टली बन के आती हैं, यहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, उससे बढ़ जाता है, बट नंबर्स अभी तक वैसे नहीं है कि GMR पे आप बहुत ज़्यादा फेथ पुट इन कर सकें। नंबर्स वैसे नहीं है, रिफ्लेक्ट भी वैसे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ज़्यादा फेथ कर सकें। तो ये है आपके लिए पूरा ट्रैवल से जुड़े काउंटर्स। GMR एयरपोर्ट्स कल 10% गिरने के बाद आज जो सपाट है, बट ड्रीम फोक्स इजी ट्रिप प्लानर्स इस पर रखनी है आपको नजर रखनी है 2 शुगर काउंटर्स पर, जहां पर आपके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मवाना शुगर और साथ ही EID पैरी। मवाना के नंबर्स पहले फ्लैश हो रहे हैं तो जरा इस पर नजर डाल देते हैं। कुणाल जी आप मवाना का चार्ट पुल अप कर लीजिए, और सुमित जी आप EID पैरी का चार्ट पुल अप कर लीजिए। सर मवाना के नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं, 19% रेवेन्यू बढ़कर आया 350 करोड़ पर, मुनाफा 68% बढ़कर आया 31 करोड़ का 52 करोड़ हो गया है। कामकाजी तौर पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 32% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, और मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं, 21% से बढ़कर 23.25% के आपको मार्जिन आते हुए दिखे हैं। तो बढ़िया परफॉर्मेंस जहां तक मवाना शुगर्स की बात है, और स्टॉक पे भी आपको रिएक्शन अच्छा आते हुए दिख रहा है। बट इसके सामने एक बार EID पैरी पर भी रखिएगा नजर, वहां पर भी आपको रिएक्शन आ रहा है। एक बार पहले कुणाल जी से चार्ट पर रिएक्शन लिया जाए। कुणाल जी मवाना शुगर्स 6.5% ऊपर काउंटर अभी स्पाइक हो रहा है नंबर्स के बाद। देखिए अच्छा चार्ट है दीपांशु, स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है।
एक मामूली सी रेजिस्टेंस 100 रुपए के आसपास है, 99 का भाव हो गया है। 100 के ऊपर जब ये स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट देगा और क्लोज आ जाता है मान लीजिए 100 रुपए के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वापस से 130 तक का एक मोमेंटम बन सकता है। तो 100 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। क्लोजिंग बेसिस पर अगर 100 पार हो तो फिर खरीद करके चले। 130 रुपए का बड़ा टारगेट होगा। फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी मवाना शुगर पर। ईआईडी पैरी, सुमित जी एक बार जरा चार्ट देख लें, ये भी नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। नंबर्स उतने खास दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी परेशानी वाली नंबर्स दिखते हैं। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग नंबर्स आए हैं। मवाना के बढ़िया नंबर्स हैं, बट ईआईडी पैरी की वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? जो पिछले 5-6 महीनों से ईआईडी पैरी ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है और स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब नीचे में इसका सपोर्ट मिलकर बाउंस बैक के संकेत मिल चुके हैं। तो कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है 470-75 रुपए तक, तो उन लेवल्स पे ईआईडी पैरी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 500 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसा ही ब्रेक होगा और 500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले, तो उसके बाद ईआईडी पैरी के अंदर आने वाले समय में 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो पोजिशनल तौर पे अगर कोई लेना चाहता है तो डिप में ईआईडी पैरी में खरीदारी कर सकता है। तो डिप में आप ईआईडी पैरी पर खरीदारी करके चल सकते हैं। नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 180 करोड़ के से घटकर 303 करोड़ से घटकर मुनाफा 180 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो डेफिनेटली बॉटम लाइन पर बड़ा प्रेशर है। कॉन्ट्रास्टिंग नंबर्स हैं मवाना और ईआईडी पैरी के। पर आइए 2:30 बज चुके हैं और लेते हैं अनिल जी से उनकी इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। अच्छे मूड में है सर अमेरिकी फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स 70 अंक ऊपर है, बट नास्डैक में आज फायरवर्क्स हो सकते हैं सर। 1% ऊपर आपको नास्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं, तो वहां पर जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। 3 दिन के बाद खुल रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है। 3 दिन के बाद यूके के बाजार खुले हैं, थोड़े सुस्त हैं, 1/4% नीचे हैं, बट जर्मनी और फ्रांस में आपको ठीक ठाक कारोबार होते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल 1.5% नीचे है, कोई परेशानी की बात नहीं है। रुपया आज 11 पैसे कमजोर है। एशिया के बाजार ठीक ठाक रहे, थोड़े मिले जुले रहे। बताएं सर क्या करना है? हम तो एकदम फ्लैट है अपने इंडेक्स पे। तेजी इन लेवल से अभी भी वजह बता दूं। 18,600 पुट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1.25 करोड़ शेयर का। 18,600 कॉल ऑप्शन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 17 लाख शेयर का। 2 बजे के बाद से आप 18,600 के ऊपर है। आज पूरी संभावना जिस तरह से निफ्टी बना हुआ है, अगर 18,600 के ऊपर ही बंद होने की तैयारी करता है, 3 बजे तक ये नहीं घटता, जिसकी संभावना कम है, चूंकि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स सपोर्ट दे रहे हैं, तो शायद घटे ना। मेरा ये मानना है ये यहाँ से भी और मजबूत होने को तैयार है। 18,660, 18,690 ये 2 लेवल आज ही आपको दिखने चाहिए। ऐसे में थोड़ी खरीदारी यहाँ कर सकते हैं। थोड़ी खरीदारी डे लो पर आए 18,575 तो देख सकते हैं। 18,503 लेवल है। टुकड़ों में खरीदारी करें, गिरते बाजार में डरे ना। ये आज के लिए बचे हुए समय के लिए आपकी स्ट्रेटजी है। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 660, 690 2 लेवल है। उसके बाद रिव्यू करेंगे 700 के आसपास आने पर। 700 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 1 करोड़ 11 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो वहाँ जाकर रुकेंगे। इससे पहले छोटा सा एक लेवल 18,650 का, जहाँ 77 लाख शेयर है। तो अगर 3 बजे के पहले आप 18,650 के ऊपर निकल कर टिक कर थोड़ा सा भी ट्रेड किए, तो ये फिर 40-50 पॉइंट की तेजी आज 18,700 तक ले जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। डेटा मजबूत है, सपोर्ट दे रहे हैं आपको। बढ़ने के लिए जो कुछ है ये सब है दीप। क्या क्या है? पहली चीज अमेरिका की फ्यूचर्स ठीक है। दूसरी चीज खरीदारी स्क्रीन पर आपको साफ दिख रही फंड्स की। तीसरी चीज 18,600 के इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पर पुट कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, उसके ऊपर आप टिके हुए आखिरी 1.5 घंटे में, ठीक है। और थोड़ा सा और बढ़ गए तो कह रहे हैं कि इन सबके बावजूद मार्केट ओवरबॉट नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.33 से घटकर इंट्राडे में 1.25 है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में और बढ़ने, 1 घंटे में 1.5 तो क्या है, 1 घंटे में और बढ़ने की जगह तो बन रही है, बढ़ रही है, बन रही जगह, तो बन रही। पूरा दिन सुस्त रहने के बाद अब एक्शन में आ सकते हैं। संभावना ये है कि आप डे हाई की तरफ जाकर बंद। अरे वाह, जहां भी हो आपका डे हाई 650 हो या 690 हो, जो भी बने हाई की तरफ जाने की कोशिश आप करेंगे। ये डेटा बहुत बढ़िया सर, डेटा बता रहे, मैं नहीं कह रहा, डेटा बता रहा, ठीक है। मैं पढ़ के बताऊं। बैंक निफ्टी 43,200, 43,300 ये है मजबूत सपोर्ट बचे हुए समय के लिए। और 43,400 से 43,500 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह, ठीक है। ठीक है। बैंक निफ्टी में उतने मजबूत डेटा नहीं जितने निफ्टी में। अच्छा, हाँ, नहीं है तो नहीं है। देखो तो सारा क्योंकि उसका रीजन बताता हूँ। 43,400, 300 और 500 ये तीनों ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल रेटिंग दबा कर हुई है। 400 तो 300 तो पार कर लिया, 400 करने की कोशिश है। 500 पर 65 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं।
सो यहाँ शॉर्ट थोड़े ज़्यादा है। अब दो तरीका होता है दीप शॉर्ट ज़्यादा होने में। एक फायदा है कि अगर आपने लेवल पार कर लिया, निफ्टी भाग गया, निफ्टी ने पीछे से बैंक निफ्टी को खींच लिया, तब तो शॉर्ट ऐसे कटेंगे पूछो मत। तो बैंक निफ्टी में मैं कब खरीदना चाहता हूँ, यहाँ नहीं 44,400 पे नहीं, मैं 44,500 को मुझे 3 बजे के पहले पार करके बताओ आप। और एक बार 44,500 पार करके जैसे बैंक निफ्टी 3 बजे के पहले टिका, वहां पर बड़े मुंह के लिए खेलना चाहिए। और नहीं तो नीचे में 44,200 से 300 की रेंज में आए वहां ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो 44,200 44,500 इस रेंज पे फोकस करना है। 44,200 के आसपास भी लेना है, 44,500 के ऊपर निकले तो भी लेना है। तो अभी 44,400 पे वेट एंड वॉच, 44,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से शॉर्ट कवरिंग की जगह बन सकती है, बशर्ते कि निफ्टी खींचे। अभी बैंक निफ्टी अपने दम पर 44,500 नहीं पार कर पाएगा, निफ्टी चाहिए थोड़ा ऊपर। और निफ्टी अगर खींच के 660 के ऊपर निकल गया 65 आज का जो हाई है जी, तो फिर कमाल होगा। मजेदार होने वाला बचा और 1 घंटा, देखो आनंद आएगा। करेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको दीप, आनंद आएगा। वैसे सर बैंक सपोर्ट दे ना दे, बाकी फाइनेंशियल्स में एक्शन दिख रहा है। HDFC लाइफ देखिए, बजाज फिनसर्व देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, इन तीनों स्टॉक्स में पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी आपको आती हुई दिखी है। HDFC लाइफ देखिए सर, पिछले 5 मिनट में आप जब बात कमेंट्री दे रहे थे, स्पाइक आया और इन तीनों में अच्छा खासा स्पाइक आया है। तो जरूरी नहीं जैसा आपने कहा कि बैंक्स का सहयोग रहे, बट बाकी फाइनेंशियल्स का अच्छा सहयोग इस समय दिख रहा है सर। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों अच्छे मूड में आते हुए दिख रहे हैं इस समय, तो अच्छी तेजी वहां पर बन रही है। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, तो तक बजाज फाइनेंस पर एक बार राय ले ली जाए वागले साहब की तरफ से। वागले साहब 7,000 के लेवल को अभी क्रॉस कर रहा है बजाज फाइनेंस, जरा देखें अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं दोनों बजाज ट्विंस। दीपांशु बिल्कुल सही स्पॉट किया है आपने। मेरे हिसाब से ये 7,200 तक जाना चाहिए। 7,000 के नीचे अगर आज क्लोज होता है तो मैं थोड़ा सा वरीड हूँगा। अभी यहाँ पर नीचे ऑन द डाउन साइड रिस्क सिर्फ 50 रुपए की भी नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री सही होगी। और ऊपर में 7,200 तक की मूव मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आना चाहिए बजाज फाइनेंस में। ओके, तो ये है बजाज फाइनेंस में आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से। राय सेठी साहब की भी तैयार है, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह अनिल जी। ओके, बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, ये स्टॉक को मैं पहली बार ही रिकमेंड करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोट। HLE ग्लासकोट, जो अभी 610 के लेवल पे ट्रेड करता है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है ये। कंपनी स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जैसे ग्लास लाइन इक्विपमेंट, फिल्ट्रेशन और ड्राइंग इक्विपमेंट, जो कि क्रिटिकल होते हैं केमिकल और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए, वो बनाती है। पहले इसके टारगेट देता हूँ। शॉर्ट टर्म टारगेट है 650 के, स्टॉप लॉस रहेगा 590 रुपए का। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में विथ मोर देन 50% मार्केट शेयर। और इन्होंने एक जर्मनी में भी थेल्टेक नाम की एक कंपनी है, उनको एक्वायर किया है, जो कि एक मेजर ग्लोबल प्लेयर है विथ सेवरल पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। अनिल जी, आपको याद हो इस तरह की जो कंपनियां जो केपेक्स को सपोर्ट करती है, वो मैंने हाल ही के दिनों में कई सारी कंपनीज आइडेंटिफाई करी और रिकमेंड करी। एक ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लास्ट मंडे को SPL मिड कैप सेगमेंट में 485 के लेवल पर रिकमेंड किया था। आज वो स्टॉक 13% ऊपर है, ऊपर में 634 के हाइज करे, अभी 605 के लेवल्स पे है। दूसरा AIA इंजीनियरिंग, जो भी ये केपेक्स को सपोर्ट करने वाली कंपनी है, 2730 के लेवल पर रिकमेंड किया कुछ 2 वीक्स पहले, वो आज 2990 के लेवल्स पे है। बाकी इस कंपनी की बात करूं HLE ग्लासकोट की, तो कंपनी की क्लाइंट लिस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। जितनी नामी गिरामी फार्मा कंपनियां जैसे बेयर, फिर आपके मतलब फार्मा और केमिकल्स वाली कंपनी, बेयर है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सनोफी, GSK, सबको कैटर करती है। बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट है कंपनी को, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और फिर जिस सेगमेंट में है एंट्री बैरियर्स काफी हाई है, तो उसका एक फायदा है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 24%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17-18% के। पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 77% का। और बहुत ही हाल ही में नतीजे अच्छे थे मार्च क्वार्टर के। और बाकी FIIs DIIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें मलाबार इंडिया फंड अराउंड 4% और फिर आशीष कचौलिया जी भी अराउंड 1.4% स्टेक ओन करते हैं। मुझे ये स्टॉक करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 650 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 590। ओके, HLE ग्लासकोट, ये है पहला स्टॉक पसंद है सेठी साहब को। बताएं सर दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक अनिल जी, स्टॉक का नाम है रोलेक्स रिंग्स, जो कि एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है।
ये कंपनी मेनली फोर्जिंग और मशीन कंपोनेंट्स बनाती है और वन ऑफ द टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज है भारत में। और कई सारे सेगमेंट जैसे ऑटो सेगमेंट को तो कैटर करती है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइंस एंड रेलवेज, तीनों सेक्टर, इन चारों सेक्टर्स को कैटर करती है। अच्छा, पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1960 के, स्टॉप लॉस रखना 1870 का। ये कंपनी आप ऑटो सेगमेंट में हर तरह के व्हीकल्स यानी पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है और आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी अच्छा खासा फोकस है। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गुजरात में। बाकी इनका 46% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है, जो कि मेनली फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, इन सब कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। मतलब टोटल 17 देशों को एक्सपोर्ट करती है। क्लाइंट लिस्ट भी जबरदस्त है, शेफलर इंडिया, टिमकन इंडिया इनके क्लाइंट में आते हैं। मार्च तिमाही अच्छी थी, 46 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 39 करोड़ का पैट था मार्च तिमाही में। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 27%। फिर आपके डेट लेवल्स भी बहुत ही कम है, 0.11 का डेट इक्विटी रेशियो। वैल्यूएशन के लिहाज से 26 के मल्टीपल पे स्टॉक अपने पीएस से काफी सस्ता है। और एफआईएसडीआई इस स्टॉक में एक ह्यूज 35% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी नाम है, जैसे कोटक है, इन्वेस्को है, डीएसपी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई प्रू, ये सब इसको ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 1960, स्टॉप लॉस ऑफ 1870। ओके, तो ये है आपके लिए रोलेक्स, रिंग और एचएलई ग्लास को, ये 2 स्टॉक खरीदारी करने की राय सिटी साहब की तरफ से। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 195 रुपए, 195 रुपए 40 पैसे, 195.40। स्टॉक का नाम है जील, जी एंटरटेनमेंट। जील के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जी एंटरटेनमेंट के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है। लास्ट 2 दिनों में स्टॉक रिबाउंड दिखा रहा है, लोअर लेवल से रिवर्सल है और अब यहां से स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। 191, 192 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। जी एंटरटेनमेंट में 192 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा 201 रुपए का। 201 रुपए का लेवल भी टूटना चाहिए और 205 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में जील के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो 192 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 201, 205 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट, जहां पर आपको खरीदारी की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से 201 और 205 के टारगेट्स के लिए। इस बीच कुछ खबर आ रही है एनएमडीसी को लेकर। लंप ओर की कीमतों में इन्होंने बढ़ोतरी की है। 300 रुपए प्रति टन से लंप्स के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं। ये आपके लिए अभी अभी खबर आ रही है। फाइन ओर की कीमतें ये 450 रुपए प्रति टन से बढ़ाई हैं। ये खबर आपको आती हुई दिख रही है, तो इंटरेस्टिंग खबर है। जहां तक एनएमडीसी का सवाल है, इन्होंने प्राइसेस में थोड़ी बढ़ोतरी की है। कंसिडरिंग जिस तरह का मूड माहौल मेटल्स अक्रॉस चल रहा है, स्पेशली बेस मेटल्स की गिरावट आ रही है। यहाँ पर तो प्राइस कट्स की भी खबरें चल रही थी, बट यहाँ पर बढ़ोतरी हमने दामों में आती हुई देखी है, जहां तक एनएमडीसी की तरफ से सवाल है। एक बार मैं ये खबर कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज सरप्राइजिंग है। एग्जैक्टली कटौती है, हमारी तरफ से ये गलती है, इसे हम करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इस माहौल में हो नहीं सकता कि कंपनीज अपने दाम बढ़ा रही हों। तो ये करेक्ट खबर आप स्क्रीन आ रही है, आप हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करें। कटौती हुई है दाम में, 300 रुपये प्रति टन से कटौती हुई है लंप ओर की कीमतों में, और करीब 450 रुपये प्रति टन से कटौती हुई है जहां तक फाइन्स का सवाल है। तो ये आपके लिए सही खबर आ रही है। ये इस समय का मूड रिफ्लेक्ट करती है, ना कि दाम बढ़ोतरी की खबर जो आ रही थी आपके लिए। आइए एक बार चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी राय ली जाए मेटल स्पेस पर। चोपड़ा साहब, हालांकि एनएमडीसी का स्टॉक इस समय थोड़ा संभला हुआ है, 2-3 दिनों से एक्चुअली मेटल स्टॉक संभले हुए हैं, बट ग्लोबली जिस तरह से एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के दामों में शार्प फॉल आया है, चीन का ऑफटेक उतना मजबूत नहीं था, यूएस में भी एक्सटेंडेड वीकेंड था, क्या सलाह बनती है सर इस स्पेस पर? अभी एनएमडीसी की तरफ से भी प्राइस कट की खबर आ रही है। दीप, जितनी भी कंपनीज अगर आप बात कर रहे हैं, खास करके एनएमडीसी की, बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे है। अभी भी 6 की पी पे ट्रेड करता है, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत गिरावट होता है, 100 के आसपास मिलता है, तो लेने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत ही चीप है और कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे हैं काफ़ी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जैसे जैसे चाइना से
अच्छी खबरें आएंगी, दोबारा पटरी पे लौटेगी दुनिया और वॉर ख़त्म होगी तो दोबारा से बहुत अच्छा ऑफटेक होना चाहिए मेटल्स का। तो आप मेरे से कुछ दिन पहले हिंडाल्को की बात भी कर रहे थे, तो मैंने तब भी कहा था कि हिंडाल्को बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, इसको खरीदना चाहिए। तो अगर आप दिग्गज कंपनीज की बात करें, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो JSW स्टील हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, इन सारी कंपनीज में निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए और थोड़ी लंबी अवधि के लिए आप सोच के चलिए, इसमें आपका निश्चित रूप से पैसा बनेगा। इसके साथ NMDC का एक और ऑफशूट है नगरनार स्टील प्लांट, जो नगरनार स्टील के नाम से है, तो वो भी मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे काफ़ी कन्विंसिंग है। कहीं पे भी इसके अंदर कोई बबल नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है जब बाजार इस तरीके से भागते हैं तो कई बार हवा भर जाती है, बबल सा बन जाता है स्टॉक्स में और फ्रॉथ आ जाता है। तो ऐसा फ्रॉथ मुझे मेटल्स में नहीं दिखाई देता। तो छोटा मोटा गिरावट तो ये मार्केट में चलता रहेगा, बट मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स पे है, लेना चाहिए। ओके, अच्छे लेवल्स पर है, लेना चाहिए, ये चोपड़ा साहब की राय आ रही है। थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, बट वैल्यूएशंस के हिसाब से अच्छा लग रहा है चोपड़ा साहब को। नजर रखिए NMDC पर, कोई स्टॉक में वैसे रिएक्शन आ नहीं रहा है इस प्राइस कट की खबर को लेकर। बट एक स्टॉक जहां पर जबरदस्त एक्शन बना हुआ है वो है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा। आज भी देखिए जबरदस्त तेजी में ये काउंटर दिख रहा है, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, 6% की तेजी आपको इस समय औरोबिंदो फार्मा में दिख रही है। चल क्या रहा है रिसेंटली जो इतना बड़ा मूव आया है, एक बार नुपुर के साथ समझा जाए। नुपुर बताइए क्या चल रहा है स्टॉक? बिल्कुल, जो नतीजे आए थे औरोबिंदो फार्मा के वो अनुमान से बेटर थे, काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा था कंपनी के लिए। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट की गाइडेंस भी उतनी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल कल मार्केट आज में हो चुका था, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपग्रेड के चलते आज इतना बड़ा मूव दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रॉन्ग और काफी बूस्ट होते हुए दिखा ये अच्छे नतीजों के बाद। अगर यूएस की बात करें तो उनकी आय 12% से इस क्वार्टर में बढ़कर आई थी। यूरोप में 8% की ग्रोथ थी। ग्रोथ मार्केट्स देखें तो 51% से बढ़कर आए थे और एपीआई में भी 11% की ग्रोथ नजर आई थी। गाइडेंस उन्होंने काफी पॉजिटिव दिया है। उनका मानना है कि जो कामकाजी मार्जिन होंगे वो 15 से 20% की रेंज में रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। R&D जो स्पेंड्स होते हैं वो भी रन रेट 400 करोड़ के आसपास रह सकती है। 6-6.5% R&D स्पेंड्स आने वाले क्वार्टर्स में आपको नजर आएंगे। यूएसए में जो प्राइस इरोशन की हम बातें कर रहे हैं, जो कंसर्न्स प्राइस के निकल के आए थे, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिए कि जो 9 महीने शुरुआती 9 महीने थे FY23 के, वहां पे प्राइस इरोशन देखा गया था, लेकिन Q4 में स्टेबल प्राइसेस हो गए थे, जिसका बेनिफिट उन्हें नजर भी आया क्वार्टर में। और अभी तक अप्रैल और मई दोनों की ही बात करें तो आपको प्राइस स्टेबल ही नजर आएंगे। नए लॉन्चेस काफी सारे हैं कंपनी के, जैसे कि उन्होंने लिस्ट बताई थी, उसका जो फायदा है उन्हें आने वाले क्वार्टर्स में भी दिखेगा। रेवलिमिट की बात करें तो वहां पे उन्होंने कहा कि डबल डिजिट की ग्रोथ वो लेकर चल रहे हैं, तो करीबन 13 से 14% की ग्रोथ आपको इस सेगमेंट में भी दिखेगी। और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का जो कारोबार है उसे PLI से बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है, वहां पर भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स ने एक्चुअली इतने पॉजिटिव गाइडेंस के बाद स्टॉक पर टारगेट भी बढ़ाया, 610 से 680 किया है। EPS का जो एस्टिमेट है वो 7 से 17% तक बढ़ाया है आने वाले 2 साल में। उनका मानना है कि स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पर है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते EPS एस्टिमेट्स बढ़ाए गए। और वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल सिर्फ 10 पे ट्रेड कर रहा है, 10 टाइम्स FY25 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो इंडस्ट्री एवरेज है फार्मा का वो 20 टाइम्स है। डिस्काउंटेड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते EPS एस्टिमेट को 7 से 17% बढ़ाया गया आने वाले 2 साल के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन औरोबिंदो फार्मा पर। लोगों को सस्ता शेयर दिख रहा है, अच्छे नतीजे के बाद आने इसमें एक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। चोपड़ा साहब, इस बढ़ते हुए एक्शन में खरीदना है या दूर है, 1-2 तिमाही और इंतजार करना चाहेंगे आप? अनिल जी, मुझे लगता है औरों में अच्छी तेजी हो चुकी है, मगर फार्मा क्षेत्र में और भी ऑप्शंस हैं। मुझे डॉक्टर रेड्डीज बहुत अच्छा लगता है, मुझे डिवीज बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। और फार्मा में यदि आप एंटर करना ही चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक में घुसिए जहां पर अभी तेजी ना बनी हो। औरों में हो सकता है थोड़ा सा और आपको तेजी मिले, 700 तक ज़्यादा दिखे, मगर मुझे लगता है कि जहां तक डॉक्टर रेड्डीज की बात है, यदि कोई यहाँ 4500 के आसपास लेता है तो संभावना अच्छी है, 4800 तक भी जा सकता है। और डिवीज के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा। तो नो डाउट हमने ग्लेनमार्क में, औरों में बहुत ही अच्छी तेजी देखी, मगर अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें, मुझे लगता है डिवीज और डॉक्टर रेड्डीज बहुत ही अच्छे लेवल्स पे प्लेस्ड हैं। तो डिवीज और रेड्डीज ये 2 पसंद हैं चोपड़ा साहब को, जहां तक फार्मा का सवाल है।
शरद अवस्थी साहब, कोई फेवरेट्स आपके फार्मा में इस समय जहां पर आपको अच्छी वैल्यू दिख रही हो? अगर आप मल्टी बैगर टाइप ऑफ रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है बायोकॉन और पिरामल फार्मा तो बढ़िया बेट्स हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। पिरामल फार्मा में थोड़ा सा डेट का ओवरहैंग है, बट जिस तरीके की करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ गई है, जैसा अभी औरोबिंदो की भी आप बात कर रहे थे कि एपीआई में इंप्रूवमेंट ऑलरेडी दिख रही है, अमेरिकन साइड पे भी जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो गया है, तो इसका फ़ायदा इन कंपनीज में भी मिलना चाहिए और यहाँ पे कोई भी रिकवरी है सच्चाई नहीं है। और बायोकॉन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपका बायो जेनेटिक्स वगैरह का काम और बायोसिमिलर्स का काम बढ़ता है, उसका काफ़ी बड़ा फायदा वहाँ होना चाहिए। डेट का ओवरहैंग वहाँ भी है, बट ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल होना चाहिए। और डॉक्टर रेड्डी हम लोगों को भी पसंद है, मुझे लगता है काफ़ी री रेटिंग वहाँ भी संभव है। और औरोबिंदो फार्मा में भी मेरे को लगता है, जैसा अभी आप लोग भी बात कर रहे थे कि 15 से 20 का मल्टीपल मिलता था, तो अगले 2 साल में जैसे जैसे नंबर्स इंप्रूव होते हैं और आशा करता हूँ कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं आते हैं, तो 15-20 का मल्टीपल अगर ट्रेड होना चालू होता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 750 से 900 रुपए के आसपास के लक्ष्य हो सकते हैं औरोबिंदो फार्मा में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने शरद जी ने। आशा करता हूँ कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं होंगे, बस वही आशा है कि ना हो, तब तो ठीक है, भाव से अच्छा है, वैल्यूएशन से अच्छा है बस। और ये भाव और ये वैल्यूएशन है भी इसीलिए कि वो इश्यूज हमेशा पहले रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजार का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते बाजार में सस्ते स्टॉक ढूंढने की जो कोशिश बाजार में लोगों की होती है वो औरोबिंदो फार्मा में जाकर पूरी होती हुई नजर आ रही है। आइए बढ़ते आगे और आपकी एक चहेती कंपनी से करवाने जा रहे हैं हम मुलाकात। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का वक्त है, हम मिलने जा रहे हैं IRCTC। जी हाँ, रेलवे स्पेस की देश की ये दिग्गज कंपनी, इसकी CMD रजनी हसीजा जी जुड़ रही है हमारे साथ। IRCTC को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं और रेलवे में यात्रा करने के लिए टिकट्स बुकिंग करने वाली ये साइट, इसके अलावा ढेर सारी सर्विसेज तो देती ही हैं। हमारे साथ कंपनी की CMD रजनी हसीजा जी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। फरवरी 2021 से आपने ये पदभार संभाला है, लगभग 28 महीने पूरे कर चुकी हैं और 2018 से आप कंपनी के बोर्ड में हैं। आप IRTS अधिकारी रही हैं, रेलवे में आपका 30-32 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। और आज विशेष मुलाकात हम 2 वजह से कर रहे हैं रजनी जी से। एक तो उनकी कंपनी के नतीजे भी आए और दूसरा ये कि लंबे समय तक भारतीय रेलवे को सेवाएं देने के बाद कल आप सेवानिवृत्त होने जा रही, कल आपका आखिरी दिन है। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और सबसे पहले अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब कोई बड़ा अधिकारी बहुत अच्छा लंबा काम करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे बधाई दी जानी चाहिए, क्या क्या कहना चाहिए? मैं थोड़ा मुझे सही शब्द नहीं मिल रही क्या क्या कहूँ मैं आपको, ये बताइए। ये सरकारी नौकरी है अनिल जी, इसमें आप आते हैं तो आपका जाने का दिन सेम डे डिसाइडेड होता है, तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक वी शुड लिव विद इट और अपना बेस्ट देते रहे। दैट इज व्हाट वी हैव डन इन IRCTC। बिल्कुल, और मैं आपको इसलिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक लंबी इनिंग भारतीय रेलवे में दी है और आप काफ़ी महिलाओं के लिए आदर्श रही हैं। इस पोस्ट तक पहुँचना, लंबे समय तक सेवाएं देना छोटी बात नहीं है। और दूसरा, कई उन लोगों के लिए आदर्श रही जो ये समझते हैं, जानते हैं कि सरकारी कंपनियों के उच्च पदों पर काम करके आप कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते या काम करके नहीं दिखा सकते। ये दोनों चीज़ आपने हासिल की है। मैं नतीजे आपके सामने रख दूं एक बार हमारे दर्शकों के साथ, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। आय जो है कंपनी की बढ़कर आई है, करीबन 40% बढ़त देखने को मिली है, 965 करोड़ पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा उम्मीद से बेहतर आया, करीबन 16% बढ़कर। मार्जिन जरूर 33%, 33.5% के आसपास आए और मुनाफा 278 करोड़ पहुंचा है, 30% बढ़कर, जो कि हमारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर रहा है। सबसे पहले तो बताएं मैम कि ये तिमाही, ये क्वार्टर किस तरह का रहा है कंपनी के लिए? कंपनी के लिए जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर तो बहुत अच्छा रहा अगर इसको हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। पर अगर आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर करते हैं तो मोर और लेस एक पैटर्न है जिसमें थोड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आप ईयर ओवर ईयर देखें तो आपको डिफरेंस काफ़ी सब्सटेंशियल देखने के लिए मिलेगा कि जैसे अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयर ओवर ईयर इस साल हमारा जो है रिकॉर्ड एवर हमने टर्नओवर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज 3,541 करोड़ का हमारा जो है टोटल रेवेन्यू रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस इन कंपैरिजन टू अ प्रीवियस ईयर वेयर इट वाज ओनली 1,878 CR and the profit margin has now come into the 4 digits. It is the
Profit after tax is now 1,005. CR as compared to 659 CR in the year previous corresponding year. तो आप ओवरऑल कंपनी के लिए एक तरफ 92% का इजाफा रहा और प्रॉफिट में हमारा 52% का इजाफा रहा। बाकी हर क्वार्टर एक क्वार्टर से अच्छा रहा, हर क्वार्टर में हमने अपने प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा किया और पुट टुगेदर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो बेहतरीन नंबर्स आते दिखे और इस नंबर में एक इंटरेस्टिंग नंबर मुझे दिख रहा है, टूरिज्म से रिलेटेड जो आपकी आय है, भले बेस छोटा हो लेकिन आपने 3 गुना किए। क्या लोग बड़ा घूमने फिरने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? क्या क्या ट्रेंड दिख रहा है मैम वहां पर? देखिए, प्री कोविड के बाद तो एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है और जो भारत सरकार की स्कीम चल रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें कई प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं और हमारी कंपनी ने भी भारत गौरव जो रेलवे के द्वारा स्कीम ऑफर की गई उसमें हमने 10 रेक लिए हैं लीज पर और इनको हमने डिफरेंट सर्किट्स में ऑपरेशन में डाला है, जिसके नतीजे आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो पहले हम ट्रेन बेस्ड टूरिज्म करते थे, हम लग्जरी बेस्ड भी करते हैं, हम बजट वाला और कंफर्ट कैटेगरी वाला भी करते रहे हैं। इन रेक्स के माध्यम से हम एक डेडिकेटेड टूरिज्म सर्किट, हमने थीम बेस्ड सर्किट, जैन सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, अम्बेडकर सर्किट, ऐसे कह के कई सर्किट डेवलप किए और उनको ऑपरेट किया है। तो आप कह सकते हैं ये मोटा मोटी जो आया है इन एडिशन टू लग्जरी टूरिज्म से सिर्फ मात्र 50 करोड़ है। बाकी हमारी जो आया है ये डोमेस्टिक टूरिज्म और ट्रेन ऑपरेशन से हमारी आय है। पहले मात्र हम इसमें 50 से 60 करोड़ रुपया कमाया करते थे, अब निकट भविष्य में हमें उम्मीद है इससे हम 250 करोड़ के आसपास हमारी आय रहेगी। बिल्कुल, तो मजबूत उछाल इस बिजनेस में देखने को मिल रही है। और बाकी आपके कैटरिंग सर्विसेज और दूसरे बिजनेसेस, टिकटिंग तो ठीक है, उनके बारे में मैम जरा डिटेल से बताएं। देखिए, केटरिंग बिजनेस में हमारा ई केटरिंग सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। जब हमने बहुत पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों और हमारे दर्शकों को बताया था कि हमारे ई केटरिंग में लगातार बढ़ोतरी है। आज हम बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर 43 हजार के आसपास ऑर्डर प्रतिदिन के आसपास पहुंच गए हैं ई केटरिंग में। और केटरिंग में लगातार नई गाड़ियां, वंदे भारत गाड़ियां जो बहुत प्रेस्टिजियस गाड़ियां हैं वो हमारे सर्किल में जुड़ रही हैं, उनमें हम सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। हम प्री कोविड में हम खाली 417 गाड़ियां ऐसी थी जिनमें कि हम पेंट्री कार के साथ जो चलती थी और सर्विस देते थे। आज इन गाड़ियों की संख्या 497 है और लगातार और गाड़ियां ऐड हो रही हैं। इसी प्रकार ट्रेन साइड वेंडिंग जो होती है, ट्रेन साइड वेंडिंग में जिनमें पेंट्री कार नहीं लगती, ऐसी 697 गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं और इन जो है लाइव हैं और चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं। तो केटरिंग में भी आपको एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज हमारा रेवेन्यू सेगमेंट का पैटर्न चेंज हो रहा है और इस तरीके से थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा एबिटा मार्जिन्स में हमारे अंतर देखने को मिला होगा। परफेक्ट मैम, चूंकि अब आप तो सेवानिवृत्त हो रही हैं कल, तो मैं आपसे कुछ और बड़े सवाल ये पूछना चाहता हूँ। अगले 3 साल 5 साल में आप कहाँ IRCTC को देखना चाहती है? कौन सा ऐसा अनफिनिश्ड एजेंडा है जो आपको लगता है कि IRCTC को आगे आने वाले समय में करना चाहिए? पहला एजेंडा तो ये होगा कि भारत गौरव में IRCTC जो आज जो ट्रेन बेस्ड टूरिज्म से मात्र 50 से 60 करोड़ रुपया जो कमाती रही है वो 250 से 300 करोड़ होगा और हम लोग प्रति वर्ष 300 के आसपास गाड़ियां चला रहे होंगे आने वाले 2 सालों में, आप ये देखेंगे। दूसरा, केटरिंग सेगमेंट में आपको एक विजिबल चेंजेस मिलेंगी जो कस्टमर ओरिएंटेड भी होंगी और रेवेन्यू वाइज ओरिएंटेड भी होंगी। दूसरा, इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में आपको हमारे ट्रेन टिकटिंग वाले रिसोर्सेज तो हमारे जो यथावत हैं, इसके अलावा हमारे जो नॉन कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज हैं जिसमें हम एसेसरी सेगमेंट पर काम करते हैं, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो इस साल भी रही है। पहले इस सेगमेंट में हमने खाली 336 करोड़ रुपया कमाया था, इस बार नियरली हमने 400 करोड़ 397 CR इसमें हमने इस बार कमाया है और इसके मार्जिन जो है इंटरनेट टिकटिंग के मार्जिन से थोड़े ज्यादा ही हैं। तो आवर इन्वेस्टर शुड बी हैप्पी कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो बनी रहेगी और आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा करेगी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज बनी रहेगी। वंडरफुल, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जैसा नेतृत्व तो आपने दिया है इस कंपनी को, आगे भी वैसा मिलेगा जो भी नए CMD होंगे। लेकिन रजनी जी, चूंकि आपने इतनी लंबे समय काम किया है, इतनी आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप भी ऐसे रिटायर होकर बैठने वाली तो है नहीं, राइट? आप क्या करने वाली है, नया क्या करेंगी ये बताइए।
फिलहाल तो इस कंपनी में अभी मेरा एक दिन बाकी है, तो मैं इस कंपनी में ही अपने क्वेश्चंस को सीमित रखूंगी जी। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का ये एक तरीका है। हम और आपने डिविडेंड का देखा होगा कि हमने अपने 2 रुपए के शेयर के लिए 5 रुपया 50 पैसे तक का डिविडेंड डिक्लेयर किया, और इसमें हमने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, विच इज वेरी आवर हाईएस्ट सो फार इन आवर कंपनी। सो पुट टुगेदर अ वेरी गुड डील फॉर द इन्वेस्टर्स सर। एक बात है, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए, आपके नेतृत्व में IRCTC ने नई और अच्छी ऊंचाइयां छुई है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई लंबे समय तक भारतीय रेलवे की सेवा करने के लिए। धन्यवाद आपका। रजनी असीजा जी, CMD IRCTC की, बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों के बारे में आपके सामने नंबर्स कंपनी के बेहतर आते हुए दिखे, स्टॉक हल्की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपके सामने। और मैम के कार्यकाल में देखा भी है सर, एक समय में तो हमने देखा था इस स्टॉक में ज़बरदस्त रैली आई थी, और एज अ वेल्थ क्रिएटर बढ़िया परफॉर्मेंस रही है IRCTC के। तो चलिए, इस पर रखनी है नज़र। स्टॉक भी आज एक्शन में। आज सुबह आई थिंक अविनाश जी की थ्योरी थी IRCTC, उन्होंने रिकमेंड भी किया था। पिक ऑफ द डे में 750 तक के टारगेट अविनाश जी की तरफ से आए भी थे इस काउंटर के लिए। थोड़ी गेंस के साथ ही ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा खास समय चार्ट्स पर मूव नहीं आ रहा है, बट IRCTC एक्शन में आपको दिख जरूर रहा है। एक कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है। HAL सुबह से ये भी थोड़ा एक्टिव है, आज मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज में एक बाउंस बैक आ रहा होगा, आपको याद है नतीजों के बाद इस स्टॉक काउंटर की बड़ी पिटाई हुई थी। आज अब ये संभलते हुए दिख रहा है, नंबर्स के बाद तो 10-11% टूटा भी था, अब 3% ऊपर दिख रहा है। एक बार शरद जी से बात की जाए। शरद जी, शो की माफ कीजिएगा, विजय चोपड़ा साहब से बात करते हैं। सर, अभी शो की शुरुआत से पहले हम देख रहे थे लक्स इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आए थे, बेहद खराब आए थे। पेज इंडस्ट्रीज में भी डिजास्टर रिजल्ट्स ही माने जाएंगे, जिसके बाद हमने स्टॉक में भी बड़ा गिरावट देखा। तो पेज इंडस्ट्रीज आज तो थोड़ा बाउंस बैक है, बट नंबर्स के बाद आपकी कोई राय बनी है सर इस पे? दीप, पिछले आई थिंक कुछ क्वार्टर में हमारा बातचीत हुआ था, मैंने एक रिपोर्ट डिस्कस करी थी अंडरगारमेंट इंडस्ट्री के बारे में। करीब 56% गिरावट थी अंडरगारमेंट सेल्स में। ऑन द फेस ऑफ इट जैसे हम देख रहे हैं कि कहीं कोई मंदी नहीं है। अभी ट्रैवल टूरिज्म की बात हो रही थी रजनी मैम से, तो आई थिंक कि अंडर करंट जो है, अभी भी लोग उस तरीके से जो आम तबका है वो खरीद नहीं रहा है। ये बात सही है दैट द रिच आर गेटिंग रिचर, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा अंडरगारमेंट इंडस्ट्री को संभलते हुए। तो लक्स है, रूपा है, हालांकि ये बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, और पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो न जाने कब शुरू होगा, मगर मुझे लगता है कि इट्स राउंड द कॉर्नर। हो सकता है कि थोड़ा सा एक आध क्वार्टर और उसके बाद हम सारे के सारे टेक्सटाइल शेयर्स में अच्छी तेजी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। अभी पिछले कुछ तिमाहियां अच्छी नहीं गई हैं, सेल्स डाउन थी, मगर आने वाले समय में टर्न अराउंड होना चाहिए। इनपुट कॉस्ट कम हो रही हैं, जो इंटरनेशनल कॉटन के प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हैं, तो कहीं वैसी दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा रिकवरी आएगा, मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज वापस आ सकती हैं। और अगर आप मेरी इसमें फर्स्ट चॉइस देखें, मुझे रूपा लगता है वैल्यूएशन वाइज रूपा बहुत ही कन्विंसिंग लेवल्स पे है, और जो 250 रुपये पे के करीब ये अभी ट्रेड कर रहा है, मेरे को लगता है कि आराम से ये 350-400 तक जा सकता है। तो रूपा मेरा पहला चॉइस है। नो डाउट लक्स भी बहुत अच्छा कंपनी है, फॉलोड बाय पेज इंडस्ट्रीज। तो इन कंपनीज में निचले स्तरों पर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अगर और नीचे मिलते हैं तो एक्यूमुलेट करने में कोई बुराई नहीं है। इवन पेज इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा लंबा चौड़ा ब्रांड है, और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, और मुझे लगता है कि पेज यहाँ अच्छा करेगा। एक आध तिमाही और मुझे लगता है इट विल कम। ओके, चलिए, तो अच्छे लेवल पर है, खरीद भी सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज निचले स्तरों पर अगर मिले तो। मीनवाइल अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आ रहे हैं, ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा अनुमान से कमजोर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 4,380 करोड़ की आय का हमने अनुमान लगाया था, 4,300 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखी है, तो डेफिनेटली अनुमान से थोड़ी कम आई है। मुनाफा भी 145-146 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिखा है। हमने यहाँ पर अनुमान लगाया था 195 करोड़ का, तो मुनाफे में तो बड़ा मिस है। हालांकि 97 करोड़ से बढ़कर आपका 145 करोड़ का मुनाफा जरूर आया है, बट अनुमान से काफी कम आंकड़ा आया है। 488 करोड़ का आपको कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। अगेन यहाँ पर 533 करोड़
करोड़ का अनुमान लगाया गया था, तो ये भी अनुमान से कमजोर ही है। मार्जिन 11.3% के आए हैं, 13% से घटकर 11.3% के आए हैं और हमने अनुमान 12% का लगाया था। तो सभी पैमानों पर, ऑल वर्टिकल्स पर अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़े कम नंबर्स ही अपोलो हॉस्पिटल्स के आपको आते हुए दिखे हैं। एक बार चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखें, स्टॉक वैसे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है नंबर्स के बाद, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस हॉस्पिटल स्टॉक्स की रही है उसको मैचअप नहीं कर रहा है। चोपड़ा साहब से भी इस पर एक बार राय लूंगा, बट एक बार कुणाल जी चार्ट देखें सर अपोलो हॉस्पिटल्स। देखिए बिल्कुल ठीक है दीपांशु, स्टॉक में एक ब्रेकडाउन भी इंट्राडे चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। 4800 का एक ब्रेकआउट इस स्टॉक में इंट्राडे में देखने को मिल रहा था, लेकिन वो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक ने उन लेवल्स को सरेंडर कर दिया है। तो मुझे लगता है और नीचे के लेवल्स भी मुमकिन है। तुरंत कोई बिकवाली की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 4600 पर। 4600 के नीचे स्टॉक लुढ़कता है तो वापस से रेंज के लोअर एंड तक जाएगा और बेहतर ये रहेगा कि 4600 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। यहां पर आपको थोड़ा कमजोरी वाला एक्शन आते हुए दिख रहा है। आई थिंक एक कॉल भी है कुणाल जी की तरफ से, बिगुल भी उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। जी सर बताएं। दीपांशु खरीदारी की राय है, खरीदना है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। काफी सालों बाद स्टॉक में इन लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरी राय में कोटक में आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बाय करके चले। यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 1950 1950 पर रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 2025 का, इवेंचुअल टारगेट 2075 का। खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक में आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है, ये आपके लिए कुणाल जी की तरफ से इस समय व्यू आ रहा है। थोड़ा एक्शन में भी बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। अब 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। अभी थोड़ी देर पहले जब अनिल जी आपको स्ट्रैटेजी दे रहे थे तो कह रहे थे कि थोड़ा बाजार में इंडेक्स लेवल पर आपको एक्शन आ सकता है और बैंक्स में आपको वो मूव आती हुई दिख रही है, लेड बाय प्राइवेट बैंक। तो थोड़ा ऊपर आया है, थोड़ा ऊपर आया। बिल्कुल सर, आ रहा है, देखो डेज हाई पर है। बिल्कुल, चलिए बढ़िया मूव आ रही है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बैंक निफ्टी का। मेरे ख्याल से वागले साहब के लिए बिगुल की रिक्वायरमेंट। वागले साहब बिगुल। जी बिल्कुल, वागले का वंडर बिगुल प्लीज। बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी करना है आरईसी में। 140 का एक रेजिस्टेंस पिछले कई दिनों का टॉप इसमें निकला है। अभी भाव है 140.80 141। आपका 138.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2.5-3 रुपए की रिस्क होगी। मुझे दिखता है 148 to 150 आपको कल के दिन में मिलना चाहिए। 150 दो टारगेट खरीदे आप आरईसी, ये राय आपके लिए आती हुई वागले साहब की। दोनों में तेजी है। हिमांशु जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक्चुअली स्टॉक में थोड़ा मूव आ गया है, लेकिन मैं फिर भी कवर कर देता हूँ। पॉलीकैब में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये एक्सटेंड भी हो सकती है कल तक भी। स्पॉट लेवल्स हैं लगभग 3475 के आसपास के, तो यहाँ पर और 10 रुपए का डिप मिलता है 3460-65 तक, तो वहां तक खरीदारी करें। 3430 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि 3540 से लेकर 3600 रुपए तक के टारगेट्स पॉलीकैब में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद फॉलो प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है पॉलीकैब में कल के सेशन में न्यू हाइज बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, पॉलीकैब ये है खरीदारी करने की राय। 3430 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। 3540 और 3602 टारगेट आपके लिए आते हुए। मेटल्स ये है एक्शन में। गिरावट लगातार आती दिख रही है एक के बाद एक मेटल की कीमतों में। क्यों हो रही है गिरावट, जरा जान लिया जाए। हमारे साथ है नेहा इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। नेहा बताइए। सर, हमने देखा है कि मेटल्स, अभी तो यूके के मार्केट बंद थे, शंघाई मेटल्स चढ़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आज मार्केट्स खुले हैं हमने देखा गिरावट यहां पर हावी हो गई। डॉलर इंडेक्स की मजबूती तो एक कारण है ही, इसके अलावा चीन के जो लगातार खराब आर्थिक डेटा निकल कर आ रहे हैं, फिर चाहे आप प्रॉपर्टी सेक्टर की खस्ता हालत देख लें, घरों की गिरती कीमतें देख लें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो यहाँ खराब चल रहा है, स्टील की डिमांड उस चक्कर में नहीं आ रही है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं फिर चाहे आयरन ओर हो, जिंक हो, क्योंकि गैल्वेनाइजिंग में इस्तेमाल होता है,
है, सबकी कीमतें यहां पर प्रभावित होती दिख रही है और जिंक सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। एलएमई जिंक 3 साल के निचले स्तर पर है, कॉपर 6.5 महीने के लोज के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एल्यूमिनियम की भी अगर बात करें 7 से 8 महीने के निचले स्तर पर है। मासिक प्रदर्शन काफी खराब यहां पर देखने को मिला और ये पूरा साल ही नेगेटिव रिटर्न्स वाला फिलहाल रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज जो निकल कर आई है कि जितने भी यहां पर हेज फंड्स हैं 3 साल में पहली बार नेट शॉर्ट पोजीशंस में कॉपर के चले गए हैं। क्लियरली यहां पर एक ऑप्टिमिज्म लगातार साल की शुरुआत से बना था कि चीन की डिमांड निकल कर आएगी, कॉपर को लेके बहुत बुलिश थे, लेकिन वो बबल अब फिजल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और 3 सालों में पहली बार नेट शॉर्ट की पोजीशन बनी है और जो नेट लॉन्ग्स की पोजीशन है वो 7 से 8 महीने के लोस पर चली गई है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो दिखा रहा है कि किस तरह से अब जो चाइनीज डिमांड है उसको लेके जो यूफोरिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से घटता हुआ दिखाई दे रहा है और वो कीमतों में डिमांड में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज भी बढ़ी हैं क्योंकि डिमांड सामने से नहीं आ रही है। जिंक इन्वेंट्री 8 महीने में सबसे अधिक रही है। हमने हाल फिलहाल में 2 दिन के टाइम फ्रेम में ही इसके जो इन्वेंट्रीज है 65% तक बढ़ती हुई देखी है। कंस्ट्रक्शन की कमजोर डिमांड है ही। इंडोनेशिया ने बैन लगाया था काफी सारे मिनरल्स और मेटल्स पे, लेकिन उन्होंने अब कुछ चुनिंदा मेटल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पर हामी भर दी जिसमें कॉपर, लेड, आयरन और जिंक ये सब आते हैं और ऑफ कोर्स वो निकल का एक प्राइस इंडेक्स भी यहां पर निकाल रहे हैं। ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने प्रेशर देखा और अमेरिका से फेड की तरफ से जो ब्याज दरें बढ़ने की लगातार एक डर, एक शंका बनी हुई है। अमेरिका में रिसेशन का डर या फिर चीन में जिस तरह के रेड फ्लैग्स दिखा रहा है उनका फाइनेंशियल मार्केट, तो ये सारी चीजें हैं जो अब डरा रही हैं ट्रेडर्स को, हेज फंड्स को, निवेशकों को और यही कारण है कि हम मेटल्स की इतनी पिटाई होते देख रहे हैं। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने यहां पर अपना आउटलुक घटा दिया है 2023 के लिए। एल्यूमिनियम पर उन्होंने अपना जो नया टारगेट है, औसत है, वो 10% से घटाया है, $2430 के पास देख रहे हैं और कॉपर में औसत अनुमान में 11% की कटौती की है। सबसे ज्यादा गिरावट उन्हें निकेल और जिंक में दिख रही है। 12 महीने के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मौजूदा स्तरों से कीमतों में वो 15 से 24% तक का करेक्शन आता हुआ दिख रहे हैं। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका मानता है कि $10,000 कॉपर में दिख जाएगा साल के अंत तक अगर चाइनीज डिमांड रिकवर करती है और ट्राइफिगरा अगले साल के लिए $12,000 यानी रिकॉर्ड लेवल की बात कर रहा है। तो सब कुछ यहां पर आके अटक जाता है चाइनीज डिमांड को लेते हुए। अब वो जब आएगी तब मेटल्स यहां चढ़ते दिखेंगे। जब तक चाइनीज डिमांड नहीं आएगी तब तक आपको प्रेशर यहाँ पर बनते हुए दिखेगा ही। ये आप मेटल्स में ट्रेंड देख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच और रफ्तार बैंक निफ्टी अब पकड़ते हुए दिख रहा है। 44,500 पर बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूव आई है और नास्डैक फ्यूचर्स में एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। नास्डैक फ्यूचर्स अब आपको 160 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो शानदार मूव आपको आती हुई दिख रही है। फ्यूचर्स, अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो नास्डैक फ्यूचर्स एक्टिव हो रहे हैं और हमारे बाजार की बात करें तो बैंक निफ्टी एक्टिव हो रहा है। सारे प्राइवेट बैंक्स में मूव आई। अभी कोटक बैंक की हम बात कर ही रहे थे, ट्रेडिंग कॉल भी आया था आपके लिए। एचडीएफसी बैंक ये भी पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी अच्छी खरीदारी दिखा रहा है। एक्सिस, आईसीआईसीआई यहां पर भी पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी खरीदारी हुई है। तो प्राइवेट बैंक्स की तरफ से एक अच्छा योगदान इस समय बाजार में आ रहा है। एचडीएफसी बैंक की स्पाइक पे देखिए और ऑफ कोर्स सुमित जी हैं हमारे साथ। एचडीएफसी बैंक स्पाइक भी कर रहा है, एक बार चार्ट्स पर भी राय ली जाए। सुमित जी देखें सर एचडीएफसी बैंक को। दीपांशु एक बिल्कुल बजाइए ना। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु एचडीएफसी बैंक ही मेरा पिक है। एचडीएफसी बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक अब यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। एचडीएफसी बैंक जस्ट अभी ब्रेकआउट दे रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और यहां से अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एचडीएफसी बैंक में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1624, 1625 के पास दिखाई दे रहा है। 1624 का स्टॉप लॉस लगा के 1624 ये नीचे में सपोर्ट है, तो इसका स्टॉप लॉस लगा के एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। यहां से ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा एचडीएफसी बैंक के अंदर वो 1660 रुपए का बनेगा और 1660 रुपए का लेवल ब्रेक होगा और 1680 रुपए तक का मूव एचडीएफसी बैंक में ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो एचडीएफसी बैंक 2-3 दिनों के लिए खरीदारी करे, यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। 1660, 1680 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट और भी ऊपर के होंगे। 1624 नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की राय। और जिन लोगों को अपनी आंखों से देखने को ना मिला हो उनको मैं बता दूं कि नया रिकॉर्ड बैंक निफ्टी में आज बन चुका है। बात करते करते
कल के हाईस को बैंक निफ्टी ने पार किया है पूरे 3 अंकों से। कल का हाई था 44,483.95। मैंने बोला था 0.05 बढ़ते ही नया रिकॉर्ड बन जाएगा। और आज का हाई बन चुका है 44,486। अगर आप 2 दशमलव में आगे विश्वास रखते हैं तो 3.5 44,486.35 पूरा 2.5 पॉइंट से बीट हाँ, तो पूरा 3.5 पॉइंट बैंक निफ्टी नया हाई बना चुका था। इतिहास में जो अब आज आंकड़ा दर्ज हो चुका है वो 44,486 का है। तो कल के हाई पर बैंक निफ्टी पार होकर पहुंचता हुआ दिख रहा है, नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है बैंक निफ्टी में। और क्या चाहिए? बहुत जबरदस्त मोमेंटम में आए सर बैंक निफ्टी, तो मजा भी आता है, बड़े बड़े स्पाइक्स भी 3 बजे के पहले निकलता ना 44,500 के ऊपर तो मजा आता है। अब कल इंतजार करना पड़ेगा 44,500 के ऊपर टिकने, क्योंकि अब क्या 3.15 हो गए, अब निकलेगा तो अभी उतनी शार्प और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ा सा समय से निकल जाए ना तो फिर आखिरी आधे घंटे में जो भगदड़ मचती है उसका मजा ही अलग है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अभी अब उतना टाइम नहीं बचा कि टाइम नहीं ना दीपना, अब होने में हो जाए, टाइम जो टाइम चाहिए वो मिस है ना, वही वाली बात है। बाय द वे एचडीएफसी भी ज्यादा लेफ्ट आउट नहीं रहना चाह रहे, ऑफ कोर्स अब तो दोनों साथ में मूव कर रहे थे, तो एचडीएफसी बैंक पर स्पाइक आया, पीछे पीछे एचडीएफसी लिमिटेड पर भी आपको स्पाइक दिखा। बट एनबीएफसी एनालिस्ट देखिए, श्रीराम फाइनेंस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है, एलएनटी फाइनेंस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है, मैक्स फाइनेंशियल पर मूव आपको अभी अभी आती हुई दिखी है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की तो हमने बात कर ही ली। तो बाकी एनबीएफसीज भी थोड़ा इस मूव में पार्टिसिपेट करने के मूड में आ रही हैं और स्टॉक्स भी आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल अभी भी 700 का लेवल क्रॉस करा है, एक बार इसके चार्ट पर भी नजर डालते हैं। हिमांशु जी जरा देखिए सर, मैक्स फाइनेंशियल इस पर कोई राय? दीप थोड़ी और रिकवरी बनते हुए नजर आ सकती है। 715 720 रुपए तक की अपसाइड मेरा मानना है कि इस मूव में स्टॉक दिखा सकता है। वहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्लेस है, अगर 720 के ऊपर स्टॉक स्टेबल होगा तो आने वाले दिनों में 750 तक जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी तेजी और देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रहे 695 के आसपास, 694 इनफैक्ट इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल जहां पर आपको रखनी है नजर। एक और काउंटर फाइनेंशियल स्पेस से जहां पर आपको रखनी है नजर वो है आपके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर रखिए नजर। बड़ी मूव आती हुई दिख रही है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% ऊपर मूव कर रहा है और इसके लिए खास वजह, वैसे तो पूरा स्पेस ही एक्शन में, बट एक खास वजह इसलिए है कि ये स्टॉक भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है। आइए ये समझते हैं एक बार अरमान के साथ। अरमान बताइए क्यों इन पर्टिकुलर इस स्टॉक पर अच्छा एक्शन आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये जो इनके लिए जो एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है उसके पहले एक जो कंटेक्स्ट है पूरा वो एक बार हम समझते हैं कि अगर आप 2021 की बात करें तो उस दौरान यहाँ पर बिजनेस में या फिर आप लेकिन मैनेजमेंट में काफ़ी आपको उथल पुथल देखने को मिला था। इनके जो एमडी और सीईओ साहब हैं, जो नितिन चुग साहब हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके अगले दिन आप अगर देखें 20% के आसपास जो है आपको स्टॉक गिरता हुआ दिखा था। फिर उसके बाद 15 सितंबर को अगर आप बात करें तो आरबीआई ने स्पेशल कमेटी बनाई थी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी थे। उसका रीज़न ये था कि आप जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं आप उसको लुकआउट करें। और अगर आप देखें उसी समय के दौरान जब नतीजे आए थे, जो कंपनी का ग्रॉस एनपी आता हुआ दिखा था वो लगभग 12% के आसपास जो है इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर आता हुआ दिखा था। और उसके बाद फिर आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर जो हैं उनको नियुक्त किया था 2 साल के लिए कि वहाँ पर भी आप ऑपरेशंस देखें कि यहाँ पर जो स्थिति खराब हो रही है वहाँ पर आपको संभालने के लिए आप उनको देखें। तो जैसे ही एडिशनल डायरेक्टर उनको नियुक्त किया गया था उसके बाद आप 2-3 दिन में लगातार जो है स्टॉक ने लगभग 8% के आसपास की रैली दिखाते हुए दिखे थे। तो अब क्या हुआ है, उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जो है वो 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अगर आप समय अवधि देखेंगे तो वो अगर नवंबर 2023 में जो है वहां पर बंद होने वाली है। पर अभी कल अपडेट ये आता हुआ दिखा कि जो एडिशनल डायरेक्टर उन्होंने नियुक्त किया था उन्होंने उसे वापस रिमूव कर दिया है। अब रिमूव कर दिया है उसका क्लियर इंडिकेशन यही समझ में आ रहा है कि जब पहले नियुक्त किया था जब स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि अब ऑलरेडी जो समय से पहले उन्हें जो है वापस उन्होंने रिमूव कर दिया है तो कंपनी में बैंक में अगर आप बात करें तो स्थिति काफ़ी अच्छी होती हुई दिखी। और अगर आप जीएनपी का आंकड़ा भी देखेंगे तो जो पहले 12% के आसपास का था वो लगभग 2.8% के आसपास आता हुआ दिखा है। तो ये खबर इस स्टॉक के लिए कंपैरेटिवली अच्छी बताई जा रही है।
तो आप कह रहे हैं कि जब ये इनकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स चल रही थी और एनपी की प्रॉब्लम चल रही थी तो आरबीआई ने अपनी तरफ से एक बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया था उस समय, ताकि आप इनको ओवरसी करिए, यहाँ पर आप बिजनेस भी देखिए कि किस तरीके से चल रहा है। और जैसे ही वो अपॉइंट किया था उसके बाद में शेयर में आपने 4 दिनों में लगातार तेजी भी आती हुई दिखी थी। तो ये तब प्रॉब्लम भी काफी चल रही थी। और क्योंकि अब ऑलरेडी उनका टर्म से पहले ही उनको कि 2 साल के लिए बोला था उन्हें कि आप 2 साल। अच्छा, 2 साल के लिए उन्हें बोर्ड पर लाया गया था। हाँ, 2 साल या फिर मतलब क्लॉज ऐसा था 2 साल या फिर हम जब भी नया ऑर्डर दें तो ऑलरेडी अब 5-6 महीने पहले उनको रिमूव कर रहे हैं और कंपनी का बिजनेस अच्छा हो चुका है। तो मतलब इम्प्लीकेशन ये बताया जा रहा है कि बिजनेस कंपैरेटिवली अब अच्छा हो चुका है। तो साइन ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आरबीआई ने अपना नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो बोर्ड से विड्रॉ कर लिया है। तो भरोसा जता रहे हैं कि अब जो बैंक की कमान है, बैंक की जो मैनेजमेंट है वो सेफ हाथों में है। और इसलिए अब आप देख रहे हैं स्टॉक पर भी एक मूव आती दिख रही है। 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है 37 के लेवल पर। कुणाल जी, एक बार चार्ट भी देखेंगे सर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस मूव के बाद बड़ा एक्शन आया स्टॉक में। देखिए, बिल्कुल बहुत शानदार मूव आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि और भी बड़ा अपसाइड स्टॉक में बन सकता है। हमने इस स्टॉक में पहले एक बुलिश पेनेंट पैटर्न को बनते हुए देखा था और उसका ब्रेकआउट आया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वन वे रन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में और ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर कोई 42 रुपए के आसपास है, तो 42 तक का मुझे लगता है मूव आ सकता है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की राय। ओके, तो यह है आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिस पर आपको रखनी है नजर। खबर के बाद स्टॉक में भी बड़ा रिएक्शन आया है। आइए 3:20 हो चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, एकदम फ्लैट थे बाजार हमारे जब आपकी लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी, वहां से हमारे बाजार डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी मूव आई है, बैंक निफ्टी पर स्पेशली अच्छा स्पाइक आया है। अमेरिकी फ्यूचर्स में बढ़िया स्पाइक आया, 225 अंक ऊपर सर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 100 अंक ऊपर दिख रहा है। तो आज शाम अमेरिका में कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं आईटी स्टॉक्स में। हमारे बाजार भी अच्छे मूड में, क्या करके जाएं सर? तेजी बिल्कुल पता ही था आप कहेंगे। नहीं, अभी तो कोई ऐसा संकेत है नहीं जिसकी वजह से आपको डर लगे। आपको ये फर्क सिर्फ इतना है, अगर आपको थोड़ा डर लगता है हेज करना है तो हेजिंग करके जाइए, और हेजिंग नहीं करना तो ये सोच के चले कि आधा से 1% अगर गलती से कभी किसी वजह से नीचे खुले तो हमें और खरीदना है जी। 2 ही तरीके हैं, आपको जो पसंद है वो कर लीजिए। जिनको हेजिंग करनी है 18,500 का या 18,400 का पुट लेकर हेज कर सकते हैं, और नहीं तो 18,500 आएगा तो मैं और खरीदो। इस भावना के साथ आप अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। शॉर्ट है तो कृपया करके शॉर्ट काट लें, नहीं काटना चाहते हैं तो 18,700 18,800 आपको जो ठीक लगे उसका एक कॉल ऑप्शन जरूर ले लें, ताकि गैप से अगर खुल जाए किसी वजह से तो आप फंसे ना। बहुत दिनों से अमेरिकी बाजार महीने भर से कमज़ोर ट्रेड कर रहे हैं। कर्ज संकट टलता हुआ हल होता हुआ नजर आ रहा है। कल वोटिंग भी हो जाएगी। ऐसे में किसी भी दिन अमेरिका में बड़े मुंह आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते ऊपर की तरफ भी। तो ऐसे में शॉर्ट रहना भी रिस्की है। हेजिंग के साथ रहें या काट लें। तकनीकी तौर पर भी भारतीय बाजार मजबूत तो हो ही चुके हैं। बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास बन रहे। और दीप, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे 2:30 बजे, मैं आपको बोल रहा था कि डे हाई के आसपास बंद होंगे। बंद हम ऊपर के लेवल पे होंगे, न कि कहीं नीचे या बीच में। आप देख लीजिए 44,500 के आसपास डे हाई के आसपास 3 बजे के बाद आप पहुंच ही गए। सो आई थिंक मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी मजबूत बंद हो रहा है। 44,500 के ऊपर भले ही बंद ना हो रहा हो, लेकिन अच्छी मजबूती के साथ हो रहा है। तेजी की पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, 300 पॉइंट नीचे और ऐड करना जानते तो आज खरीदे, नहीं तो कल खरीद लीजिए। लॉन्ग पोजीशन को हेज कर रहा है तो 44,300 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप हेज कर सकते हैं। 44,200 का जो आपको ठीक लगे वो पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। शॉर्ट पोजीशन है तो काट लेनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को रखना है तो 44,700 का 45,000 का जो आपको ठीक लगे एक कॉल ऑप्शन करके हेज जरूर रखें। शॉर्ट में भी अब एक ज़माने में हम हर रोज़ आपको लॉन्ग की हेजिंग के लिए बोल के जाते थे हेज जरूर रख के जाइए, हेज जरूर रख के जाइए। अब मैं रोज़ शॉर्ट की हेजिंग के लिए बोल के जाता हूँ शॉर्ट में हेजिंग जरूर रखिए। 250 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स है, 85 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स है। अमेरिका में जो कर्ज संकट सुलझा है जिसकी वजह से दबे हुए थे अमेरिकी बाजार, छोटी चीज़ नहीं है, बढ़ना चाहिए। बाकी बाजार का रिएक्शन क्या होता है नहीं होता अलग बात है, बट सेंसिबली आप सोचोगे तो तेजी की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। उस हिसाब से शॉर्ट रहने में ज़्यादा समझदारी वाला मामला है नहीं। अब वो बात वही होगी, मैं 1-1.5 महीने से बोलता हूँ शॉर्ट काटो। जिस दिन कोई लास्ट में जाके काटेंगे वहाँ टॉप बनेगा, फिर बोलेगा अनिल जी ने तो फंसवा दिया, एकदम टॉप पे कटवाया। तो आप अपना रिस्क देख के काटे हुए। मैं तो रोज बोल रहा हूँ तेजी करो, रोज बोल रहा हूँ शॉर्ट मत करो, बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल सर, इस बार तो बढ़िया मूव पकड़ी सर, और होल्ड करने की भी बढ़िया सलाह रही है। आइए, आई थिंक जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं कैश के ऑप्शन के लिए, उनका भी करते हैं स्वागत।
गुड आफ्टरनून जय, स्वागत है आपका। बताएं क्या करना है इस समय बाजार में। गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, सुबह 2 स्ट्रैटेजी दी थी, एक निफ्टी और एक फिन निफ्टी। निफ्टी पर तो स्ट्रैटेजी अभी भी ओपन ही है, 10 रुपये नीचे है वो जो हमने रेकमेंड किया था वहाँ से, तो उसमें तो बने रहे। अभी तक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो मैंने बनाया वो क्लोजिंग बेसिस ही रहेगा। फिन निफ्टी हमने 61 रुपये पे दिया था, 19,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन आ जाएगी एक्सपायरी का। वहाँ पे टारगेट हासिल हो चुके हैं, वो 61 वाला 114 हो चुका है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। एंड अब फिन निफ्टी का ही 19,600 का आप 6 जून की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन 130 रुपये पर खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको दीप जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी एट 95। सो 95 का स्टॉप लॉस लगाकर 130 पर 19,600 का कॉल ऑप्शन खरीदे। 6 जून की एक्सपायरी का टारगेट्स यहाँ पे 175 और 200 के बनेंगे। ओके, 175 और 200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। फिर निफ्टी पसंद आ रहा है जय को ये, और लगातार इस पर उनकी कॉल भी आ रही है। आज सुबह भी हमने देखा था, आज ही के एक्सपायरी की कॉल आई थी, 19,500 का कॉल खरीदवाया था। अब अगली एक्सपायरी के लिए 19,600 के कॉल के लिए जय की तरफ से यही राय आ रही है। आइए, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले GMR एयरपोर्ट्स की, और क्यों इस स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हम देख रहे हैं बाकी सारी एयरपोर्ट से जुड़ी, टूर ट्रैवल टूरिज्म से जुड़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस है। IRCTC का हमने देखा टूरिज्म रेवेन्यू इतना बढ़िया जंप करके आए, बट GMR एयरपोर्ट्स इन पर्टिकुलर इनके नतीजों में क्या खामी रहेगी? कल 10% मजगांव नंबर्स आ रहे हैं, एक बार जरा नंबर्स देख लेना जरूरी, क्योंकि शानदार नंबर्स है, बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। एयरपोर्ट की रिजल्ट भले खराब आ रहे हो, इसके बढ़िया शिप बनाने वाली कंपनी के और ये सारी कंपनी के नंबर्स बड़े तगड़े हैं। 1396 करोड़ से आय बढ़कर 2080 करोड़ के आसपास, क्या गजब का उछाल आप आय में देख रहे हैं। वंडरफुल, वाओ, बहुत ही शानदार। मुनाफा 160 करोड़ से बढ़कर 326 करोड़ के आसपास आता हुआ, डबल होता हुआ, डबल हो गया। गजब परफॉर्मेंस मजगांव डॉक, और स्टॉक 800 रुपये पर पहुंचता हुआ तगड़े उछाल के साथ। जरा एक बार एक्शन भरपूर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। मजगांव डॉक बहुत ही तगड़े नंबर से। चार्ट्स कुणाल जी तैयार कर लीजिए, आपके पास में आ रहा हूँ। चोपड़ा साहब से एक संक्षिप्त में, समय चूंकि अब कम है, बाजार बंद होने रहा है। चोपड़ा साहब जल्दी से मजगांव डॉक। डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड कंपनीज जो हैं अनिल जी, मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 दशक तक अच्छा करेंगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस का हब बन रहा है और छोटे छोटे कंट्रीज से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज है, मजगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, GRSE हो, गार्डन रीच हो, या HAL हो, या VEL हो, VEML हो, ये सारी कंपनीज जो हैं वो अच्छा करेंगी। और ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, रिजल्ट्स बोल रहे हैं कि इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। और यूक्रेन वॉर के बाद मुझे लगता है कई कंट्रीज अपना वॉर चेस्ट तैयार कर रही हैं, तो इसके चलते हुए इनको रेगुलर निश्चित रूप से ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो जितनी भी ये कंपनीज हैं जो डिफेंस रिलेटेड हैं, मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी लगती है। कुणाल जी चार्ट्स। अनिल जी देखिए, चार्ट भी बहुत दमदार है और स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। 820 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं, और मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी इसको पोजिशनल बेसिस पर भी होल्ड किया जा सकता है। मुझे लगता है परफॉर्मर साबित होगा। ओके, ये है आपके लिए मजगांव डॉक। और आइए GMR एयरपोर्ट, इस पर भी एक बार जल्दी से जान लेते हैं। ऑपरेशनली ये परफॉर्मेंस कमजोर क्यों रही है, नतीजों की जो आई है, अरमान बताइए। जी सर, इनका ऑपरेशनली आय के दम पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऑपरेशनली उनका रीज़न ये था क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इनको जो रेवेन्यू शेयरिंग करना था वो 1 अप्रैल से वापस लागू होता हुआ दिखा है। जो अगर पहले अगर आप 2 साल की अगर आप बात करें तो वहाँ पर क्योंकि कोविड के टाइम था तो वहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट और AI के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, और उन्होंने ये कहा था क्योंकि कोविड के टाइम पर बिजनेस काफ़ी हैम्पर हुआ है तो उन्होंने पेमेंट नहीं देने की बात कही थी, और हाईकोर्ट से फिर स्टे भी आता हुआ दिखा था। और अभी अगर आप देखें FY23 में अगर आप पहले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता हुआ दिखा है कि अब से जो कि आप 2 साल पहले से अगर आप जो जरूरी देते थे वो अब से वापस से पेमेंट देने लग जाएंगे। इसी के चलते आपको दिखा मार्जिन में काफ़ी बड़ा आपको कटौती आती हुई दिखी। अगर आप उसके पहले के रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी मार्जिन लगभग उतने ही थे। अगर आप रेवेन्यू शेयर की बात करें, जो रेवेन्यू शेयर पेमेंट जो उन्होंने करा है वो Q4 FY22 में सिर्फ 2 करोड़ का करा था, वो बढ़ के अब 53 करोड़ का हो गया। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू की अगर आप बात करें तो सिर्फ 2% से बढ़कर 28% हो गया। अगर मैं FY23 की बात करूं तो वहां पर 29%, और वो FY22 में अगर बात करें सिर्फ 5% था। तो क्योंकि ये वापस से जो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो आप मेंटेनेंस करते हैं या एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं उसके लिए आप उस पे करना पड़ता है, वो कोविड के बाद जब इम्पैक्ट खत्म हुआ तो वापस से पेमेंट देना पड़ा, और उसके चलते इनके मार्जिन पे आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। अगर FY20 का अगर मार्जिन देखें तो वहां पर भी लगभग 20% के आसपास के मार्जिन आते हुए दिखे थे। ओके, तो इसलिए आपने देखा है GMR एयरपोर्ट्स में आपको इतनी खराब परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। बाय द वे अनिल जी,
ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी देख लीजिए मजगांव डॉक की, ऑलमोस्ट 3 गुना कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 77 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़। मार्जिन आपके डबल हो गए सर, 5.5% से बढ़कर 10.25% के। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मजगांव डॉक की तरफ से आती हुई दिखी है। कोशिश भी करेंगे हम समझने के और कुछ डिटेल्स की इतनी शानदार परफॉर्मेंस आई कहां से है। बट आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और ये सीरीज अच्छी रही अभी तक बाजार के लिए, और इसका पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। डेज हाई पर अंजय ने कहा था बाजार बंद होते हुए दिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप देख रहे हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी पर 44,500 के थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। एक और नया इंट्राडे रिकॉर्ड और एक और नई रिकॉर्ड क्लोजिंग की तरफ आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। निफ्टी यहाँ पर भी 40 पॉइंट की आपको मूव दिख रही है 18,640 के लेवल पर। कहाँ से आई है गेंस? एंड में तो हमने देखा एचडीएफसी बैंक का अच्छा योगदान था, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस का अच्छा योगदान रहा, कोटक बैंक की तरफ से भी आपने खरीदारी देखी, एचडीएफसी लाइफ भी मूव कर रहा था, इंडसइंड और एक्सिस यहाँ पर भी आपने खरीदारी देखी है, मारुति यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम था, आईसीआईसीआई, एचयूएल, अल्ट्राटेक, एचसीएल टेक यहाँ से भी आपने पॉजिटिव और बनाया बैंक जी सर 44498 44,500 में 2 पॉइंट कम, 2 भी नहीं 1.5 पॉइंट कम खाली, लेकिन 44,498 का नया हाई बनाया। इसलिए आप देख लीजिए दिन के आखिरी आधे घंटे में डे हाई पर बैंक पहुंचता हुआ दिखा है, और निफ्टी भी 18,662 का हाई इंट्राडे का बना था। 2:30 बजे की रीडिंग एक्यूरेट रही सर, नंबर्स दिखा रहे हैं साफ तौर से, इसमें कोई नंबर्स देख के समझ में दिख रहा ये दिन के हाई पर बंद होना है इसको बाजार को, और ऐसे में नहीं बंद होगा तो कब बंद होगा वो भी बात है। मूड मॉल तो यही है। इतना आपको डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं, अच्छे लेवल के ऊपर है। 18,600 पर ही आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल 2 44,500 के आसपास की हल्की फुल्की रुकावट से रुक भी गए, लेकिन पहुंच गए वहां पर। सो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन सोमवार मंगलवार। कल का हमारा मेन प्ले का दिन था, आज रिजर्व डे में भी हमने अच्छा ही किया बढ़िया मूव आ गया, बिल्कुल ये होता हुआ दिख रहा है। तो आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर बढ़ते हैं आगे। उससे पहले बता दूं 18,640 पर बंद हुआ है निफ्टी 41 अंकों की तेजी के साथ, बैंक निफ्टी 147 अंकों पर 44,459 पर 169 अंक ऊपर बंद होता हुआ 63,000 के पार। सेंसेक्स आपको मजबूत क्लोजिंग दिखाता हुआ। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। बैंकों का खेल, आरबीआई की नकेल। और आज आपने एक बड़ी खबर पूरे मीडिया में सुनी होगी कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कल बैंकों को बड़ी लताड़ लगाई है, जाड़ लगाई है, और जो कई सारे अच्छे लोन्स नहीं हैं जहां वापस पैसे आने में मुश्किलें हो रही हैं, उनकी जो एवरग्रीनिंग की जा रही है, एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं, एडजस्टमेंट करके एनपीए कम बताया जा रहा है, उसको लेकर गवर्नर साहब ने बैंक्स की खींचाई की है। क्या है मामला, क्यों गवर्नर साहब इतने चिंतित हैं, किन पर असर पड़ेगा, ये सारे विश्लेषण आपके लिए आज हमारे विशेष शो में शाम 5 बजे मिस मत कीजिएगा। ओके, इसके अलावा भी शाम का ढेर सारा एक्शन आपके लिए रहेगा, वो आपको हम बता दें। मारुति सुजुकी इंडियन ऑटो सेक्टर में जाना माना नाम है, आप सब जानते हैं पहचानते हैं। अब अपनी नई गाड़ी लेकर आई है ऑफ रोडिंग के लिए, यानी कि कच्चे छोटे मोटे उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चलाते ना गाड़ी आप, जहाँ पहले बैलगाड़ी चलती थी वहां पर जो अब आजकल एसयूवी चलती है उसे ऑफ रोडिंग कहते हैं। यस, पहले बैलगाड़ी चलती थी बोलते कच्ची सड़क, हाँ, और ये ऑफ रोडिंग। नाम देखो, नाम में सब कुछ रखा है, प्रीमियमाइजेशन। हाँ, एकदम ऑफ रोडिंग बोलते ज्यादा पैसे लग जाते हैं ना, और ये बोले बैलगाड़ी वाली सड़क है तो बोले अरे ये क्या है। सो मारुति की ऑफ रोडिंग एसयूवी जिमनी को जल्द ही बाजार में उतारने की तैयारी में। तस्वीरें देखिए आप, देखो चलाने का मूड करता है देखकर से, लगता तो है ना, मजेदार होगी चलाने के। लुक देखो आगे से एकदम जोरदार बढ़िया वाली है। तो चलिए लॉन्च से पहले हमारे ऑटो शो जिग्निशन में आज हम आपको दिखाएंगे कंपनी की परफॉर्मेंस, सॉरी नॉट कंपनी, आदत ही पड़ी हमारी तो कंपनी की परफॉर्मेंस, गाड़ी की परफॉर्मेंस हम आपको दिखाएंगे कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, और इसका पूरा विस्तार से होगा रिव्यू। ये होगा आज आपके लिए, और इसके साथ ही मारुति के अपकमिंग प्लान्स पर हम टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। ऐसा ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों में मार्केट में नए और लॉन्च भी हुए, कौन कौन सी गाड़ियां बाजार में उतर रही है, उनके फीचर्स क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी शाम 4:30 बजे जिग्निशन में। देखिएगा जरूर हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। इसके अलावा बाजार में ऐसे हजारों हेयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट और क्लिनिक मिल जाएंगे जो आपके झड़ते बालों को रोकने का दावा करते हैं। कई बार इनकी दवा और सलाह के साइड इफेक्ट्स घातक साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में भी आया है, जहां झड़ते बालों को रोकने का दावा करने वाली एक क्लिनिक ने पीड़ित व्यक्ति से लाखों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन बाल झड़ते बाल रुकने के बजाय और गिर गए। गजब हो गया भाई साहब। और
ऐसे में तो बिल्कुल खत्म हो जाए तभी जाना चाहिए। तो कम से कम आपका और कुछ बिगड़े और तो कुछ बिगड़ने का रिस्क नहीं है। लेकिन भाई साहब जल्दी पहुंच गए तो कंज्यूमर कोर्ट में गए उसके बाद, और उन्होंने क्लिनिक पर लगाया भारी जुर्माना। तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। हेयर फॉल ट्रीटमेंट के नाम पर चल रहे ये गोरख धंधे और धोखाधड़ी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हेयर फॉल का इलाज, गली गली जालसाज, क्या खतरे हैं, सावधानी क्या रखनी है, आपके अधिकार क्या है, इन सब पर होगी बातचीत शाम 6 बजे। कौन होगा हमारे साथ? डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सुजय कांटावाला, सीनियर कंज्यूमर लॉयर, और श्वेता पुरंदरे जी होंगी जो फाउंडर है टैप अगेन। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात। उसके बाद मनी गुरु, अनक्लेम डिपॉजिट्स के मुद्दे पर जी बिजनेस के ने वित्त मंत्री जी से सीधे सवाल किए। उन्हें जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि, और माना भी, कि ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, समय लगेगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि सरकार और आरबीआई इस दिशा में काम करती रहेगी। दरअसल अनक्लेम डिपॉजिट्स के मामले में पैसे के सही वारिस तक पहुंचना इतना आसान काम है भी नहीं, और एक आम आदमी के पास ऑप्शन क्या है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे आज इंडिया 360 डिग्री की हमारी कवर स्टोरी में। कैसी भी मजबूरी, नॉमिनी जरूरी। नॉमिनी बनाएंगे तो फायदा होगा। अनक्लेम डिपॉजिट में पड़ा पैसा आपके पास जल्दी आ जाएगा। नॉमिनी, वारिस या उत्तराधिकारी, इन तीनों में अंतर क्या है, ऐसी बुनियादी बातों पर भी हम आपसे को विस्तार से बताएंगे। तो रात 8 बजे इधर उधर आलतू फालतू की पॉलिटिकल डिबेट, इसका मर्डर उसका मर्डर, इसने इसको मारा इसने पीटा, ये इसने इसको ये बोल दिया वो बोल दिया, ये राजनीतिक चर्चाओं में आना जाना कुछ नहीं है। ये आपके काम की खबर है। अगर आपके भी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, आगे पीछे पुराने हैं, नए होने वाले हैं, तो किस तरह से आप उसे अनक्लेम्ड होने से बचा सकते हैं, ये ज़रूर देखिएगा रात 8 बजे। इसके अलावा ढेर सारी आपको खबरें मिलेंगी। प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 18,633 अंकों की मजबूती निफ्टी में, 44,436 124 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में, और 62,969 122 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में आपके लिए। समाचार समाप्त हुए। उससे पहले विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, सिर्फ कुणाल जी का धन्यवाद। राकेश जी आज सेकंड हाफ में छुट्टी में परीक्षा, ओके। और सुमित जी का धन्यवाद, वागले साहब का शुक्रिया है, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और चौरा साहब आपका भी बहुत बहुत आभार आज हमारा साथ देने के लिए। अच्छा, कल थैंक यू बोला तो आज जय जोर जोर से थैंक यू बोल रहे हैं। अच्छा भाई देव, कल सचिन ने बोला भी कि मैं तो बोला था सर जोर से थैंक यू, लेकिन पीसीआर ने मेरा ऑडियो म्यूट कर दिया था। आप किसी ने बोला और पीसीआर ने ऑडियो म्यूट करके रखा हो तो अभी से बता दें। किसी ने नहीं? अच्छा, मतलब खाली अच्छा आप भी रोज बोलते हैं हिमांशु जी, ओके। तो हिमांशु जी और जय की तरफ से हमारे को रिवर्स धन्यवाद, बाकी 4 लोगों को सिर्फ हमारा धन्यवाद। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।